वेलकम बैक गाइस। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये। यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इतना कॉम्प्लेक्स, इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि आप कह सकते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया में इस टॉपिक पे डायरेक्टली किसी गवर्नमेंट ने हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। आज तक जितने भी जो जो हुए हैं सेंसिटिव टॉपिक, जैसे आर्टिकल 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, इन सब, इनमें से सबसे ज़्यादा अगर कोई सेंसिटिव टॉपिक है तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसको समझते हैं ये है क्या और इसका मतलब क्या है, क्योंकि जो हमारी करंट गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उसने अपने मैनिफेस्टो में 3 बातें लिखी थी। एक था, उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 370 हटाएंगे, राम मंदिर का प्रयास करेंगे अयोध्या में, और यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। तो 2 तो उन्होंने काम कर लिए, लेकिन ये तीसरा काम उन 2 काम से भी बहुत ज़्यादा टफ, कॉम्प्लेक्स है इम्प्लीमेंट करना है। इस पे बहुत सेंसिटिव है ये, और आगे 2-3 सालों में ये सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहने वाला है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी समझ होनी चाहिए। और हमारी जो मीडिया है उसका डिबेट का स्तर इतना गिरा हुआ है कि मुझे लगता है नहीं कि वहाँ पे जब इस चीज़ को लेकर डिबेट होगी तो मुझे लगता है वो समझाने के बजाय और आपको बहका देंगे और गुमराह कर देंगे। और इसके बारे में बहुत कम लोगों की समझ है। शायद कुछ लोगों ने इसके बारे में जाना भी नहीं होगा, तो अचानक से जब ये टॉपिक आपके सामने आ जाएगा, हंगामा होने लगेगा, तब आप सोचेंगे कि ये क्या है। तो ये थोड़ा लंबा होगा, टॉपिक वाइड होगा, वीडियो भी लंबा होगा, क्योंकि ये बहुत ही वाइड टॉपिक है। हम लोग पूरा एवोल्यूशन जानेंगे कि कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, लॉस कैसे रिलेटेड हैं, कई सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण जजमेंट हैं, शाह बानो, शायरा बानो, नारासू अप्पा माली का केस, ये सब समझेंगे। तब हमें समझ में आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है। और आप लोग चाहे ये वीडियो देखें, अगर आप जल्दी से भी आप चाहते हैं कि चाहे मैं 10-15 मिनट में ये चीज़ समझ जाऊँ, तो आप जाके नेट पे पढ़ लीजिए जल्दी में। बाकी टॉपिक बड़ा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 44 में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है, पहले ये समझते हैं। पहले समझते हैं कोड का मतलब क्या है। कोड का मतलब होता है रिटन रूल्स। जो रूल्स रिटन हैं, जब सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहाँ पे मान लीजिए, जहाँ पे रूल समझने में प्रॉब्लम हो रही हो, रूलों का टकराव हो रहा हो। मान लीजिए आप, जो लोग रूम लेके रहते हैं, रूम में 3-4 लड़के हैं, और मान लीजिए 2 लड़के थे, तो 2 लोग डिसाइड कर लिया कि एक हफ्ते मैं सब्जी लाऊंगा, एक हफ्ता तुम सब्जी लाना, मैं बनाऊंगा तुम बनाना, बर्तन तुम धोना मैं धोऊंगा, ऐसे उन्होंने डिसाइड कर लिया। लेकिन जब 4-5 लड़के आ गए, तो अब समझने में प्रॉब्लम हो रही, कौन जाए कौन ना जाए। तो एक जगह वो लोग चाहते हैं कि वो लोग रूल्स को लिख लें एक जगह। इसी तरह जब समाज कॉम्प्लेक्स हो जाता है, रीति रिवाज उसमें इतने होते हैं, और क्या सही क्या गलत सब बिखरा होता है, तो एक जगह उन लोगों को कंपाइल करना, कंपाइलेशन ऑफ रूल्स लॉज, उन्हें कोडिफाइड करना। तो कोड, इसे कोड कहते हैं, एक जगह उन्हें सम्मिलित करना। दूसरा समझते हैं सिविल का मतलब क्या होता है। देखिए, सिविल का एक भाषा में मतलब सीधा कहें तो जो क्रिमिनल नहीं है वो सिविल है। सिविल में जो मैटर होता है वो 2 लोगों के बीच का होता है मैटर। सिविल मामले जैसे आपको मैं बताता हूँ, ये जैसे ये सिविल मामले हैं कि फैमिली से रिलेटेड जो मामले हैं, जैसे मैरिज हो गया, डाइवोर्स हो गया, एलिमनी हो गया। एलिमनी मतलब जब डाइवोर्स होगा तो उस उस वाइफ को, उस लेडी को कितना पैसा देना होगा गुजारे भत्ते, मेंटेनेंस के लिए। अडॉप्शन, किसी ने अडॉप्ट किया है। सक्सेशन, ज़मीनों का, जो घर की ज़मीन है, ये सिविल मामला है। गार्जियनशिप, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, टॉर्ट्स में डिफेमेशन यानी मानहानि, ये सिविल मामला है। नेग्लिजेंस यानी आपने ध्यान नहीं दिया, मान लीजिए छोटा बच्चा है, वो बॉल खेल रहा है, उसने बॉल मार दी, उसने गलती से कर दिया और किसी भाई साहब को बॉल लग गई, उनके सर पे चोट आ गई। तो अब ये उस बच्चे पे तो केस बनेगा नहीं, छोटा सा बच्चा है 5 साल का, तो केस बनेगा उसकी माँ पे, उसके पिताजी पे, कि आपने अनदेखी की, ध्यान नहीं रखा बच्चों का। तो ये होते हैं सिविल मामले। तो सिविल मतलब जो क्रिमिनल नहीं है, तो सिविल में 2 लोगों के मैटर के बीच में होता है। इसमें राज्य बीच में आता नहीं है, यानी स्टेट बीच में नहीं आता। स्टेट मतलब कंट्री, मैंने पहले बताया है कि पॉलिटी में, इन सब चीज़ों में स्टेट का मतलब होता है कंट्री।
तो दो लीगल पर्सन, मान लीजिए किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो वो दो लोगों के बीच का मामला है। इसमें जो होता है ना सिविल में, म्यूचुअल कंसेंट से भी चीज़ें सुलझ जाती हैं। मान लीजिए उन्होंने कहा डाइवोर्स नहीं करेंगे, अगर कर भी रहे हैं तो इतना पैसा देना है, वो लड़की वाले का इतना पैसा आपको देना होगा, लड़के वाले का इतना नहीं, हम इतना नहीं देंगे। तो इसमें स्टेट बीच में से मीडिएशन का काम करता है, वो चाहता है कि मीडिएशन हो जाए, वो लोग आपस में भी सुलह करके मामला सुलझा सकते हैं। जबकि क्रिमिनल में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल में मामला तो दो लोगों के बीच में होता है। मान लीजिए ए और बी दो पर्सन हैं, ठीक है, तो ए ने बी पे क्रिमिनल जैसा कुछ काम किया, मर्डर करने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की, उसे नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया, तो ये मामला तो दो लोगों के बीच का है, लेकिन इसमें स्टेट बीच में आ जाता है। यानी कि ये मामला होता है कि ये ए वर्सेस स्टेट के बीच में है। यानी ए ने हमला किया बी पे, तो ये हो जाएगा ए वर्सेस स्टेट। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ए ने जो काम किया है, जैसे रेप करने की कोशिश की, मर्डर करने की कोशिश की, वो सिर्फ बी के खिलाफ नहीं है, वो पूरे समाज के खिलाफ है। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है कि बी की तरफ से केस लड़े, ए को सजा दिलाने की कोशिश करें। और इसमें म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है। अगर किसी ने मर्डर कर दिया है किसी का, और जिसके मर्डर हुआ है उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि इसको माफ़ कर दो, तो माफ़ नहीं की जा सकती है। जैसे उन्होंने 7 साल की सज़ा लिखी है मर्डर के लिए, और वो लोग चाह रहे हैं कि नहीं 7 साल सज़ा ना हो, इसको इसको कम सज़ा हो, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दो लोगों के बीच का मामला नहीं, इसमें स्टेट आ चुका है बीच में। तो ए और बी में स्टेट की तरफ क्रिमिनल मामलों में हो जाता है। और सिविल मामलों में जो मैटर्स होते हैं उसमें ज़्यादातर जो डिमांड होती है वो डैमेजेस कंपनसेशन की होती है। मान लो डाइवोर्स हो रहा है, मैरिज में कुछ गड़बड़ हुई, लैंड का कुछ घपला हुआ, तो उसमें डैमेजेस की बात होती है कि आप हमें इतना पैसा दें। जबकि क्रिमिनल मामलों में पनिशमेंट होती है। तो आप ध्यान रखिए, जो इंग्लिश लॉ है, इंडियन लॉ जो है, वो सिविल मामलों में दो लोगों के बीच का मामला होता है, और क्रिमिनल मामलों में दो लोगों के बीच का तो मामला है, पर वो ट्रीट किया जाएगा कि वो स्टेट भी उसमें बीच में आ जाता है एक तरफ। तो दो लोगों के मामले जो बीच में हैं, अगर वो क्रिमिनल मामलों में भी चलता है, ये चलता है मुस्लिम पर्सनल लॉ में, एक शरीयत एप्लीकेशन जो होता है उनका, आगे चल के हम इसे समझेंगे ये क्या है। वहाँ पे क्रिमिनल मामले में भी दो पर्सन के बीच का मामला होता है। मान लीजिए ए ने बी पे हमला कर दिया, उसे नुकसान पहुंचा दिया, चाकू मार दी, खून वून बह गया उसका, तो क्रिम शरीयत एप्लीकेशन में दो लोगों के बीच का मामला है। बी भी जो है वो भी सेम तरीके से ए को डैमेज कर सकता है, वो हाथ कटवा सकता है, वो भी चाकू मरवा सकता है, चाहे तो माफ़ भी कर सकता है। तो क्रिमिनल मामले में वहाँ जो न्यायालय होता है वो सिर्फ मीडिएशन करवाता है, वो बीच में नहीं आता है। वो बी, चाहे अब ये बी पे हो गया, बी कैसी डिमांड कर रहा है। तो जैसे कुछ कंट्री हैं अपने यहाँ मतलब वर्ल्ड में, जैसे ईरान, वहाँ पे क्रिमिनल मामले में भी दो लोगों के बीच का मामला चलता है। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध केस हुआ था, आप इसे नेट पे पढ़िएगा। अमीनाई एक महिला थी, उन पे एक जो युवक ने उन पे तेज़ाब डाल दिया, उसमें उनकी आंखें डैमेज हो गई। तो उन्होंने डिमांड की, क्योंकि वहाँ क्रिमिनल था, और वहाँ पे क्रिमिनल दो लोगों के बीच का मामला है, तो उन्होंने डिमांड की वहाँ के न्यायालय से कि इसकी आंखें भी तेजाब से ले ली जाए। अब वहाँ पे ऐसा चलता है लॉ, तो वो कोर्ट ने डेट फिक्स कर दी कि इस तारीख को इस जो इंसान है जिसने तेज़ाब डाला था, इसकी आंखें भी तेज़ाब से छीन ली जाएंगी। तो जब उसके तेज़ाब डाल रहे थे और जैसे ही वो डालने चले तो अमीना ने रोक दिया। उन्होंने कहा बस मैं चाहती थी कि ये फील करे उस पेन को, वो मेंटल प्रेशर फील करे। तो ऐसी वो फिर वो उन्होंने उसकी सज़ा रोक दी थी। तो यहाँ आपने देखा ये दो लोगों के बीच का मामला था, इसमें स्टेट बस बीच में आया था मीडिएशन कराने। अपने यहाँ जो क्रिमिनल मामले हैं वो दो तरीके से, मतलब क्रिमिनल मामलों के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सब्सटैंटिव, एक होता है प्रोसीजरल। सब्सटैंटिव मतलब कि क्या सही है क्या गलत है ये बताया गया है, कि मर्डर करना सही है कि नहीं, और क्या क्या जो उसमें अपराध लिखे और उनकी सजाएं क्या होंगी, वो अपने यहाँ उसके लिए चलता है आईपीसी। जो सब्सटैंटिव मैटर है वो आईपीसी लिखा है। आईपीसी अपने यहाँ कौन सी चलती है, 1860 में बनी थी। प्रोसीजरल में मतलब कि प्रोसीजर क्या होगा, वो जिसने ऐसा कोई काम किया है तो उसे कैसे डिमांड पे लिया जाएगा, चार्जशीट कैसे बनेगी, गवाहियाँ कैसे होंगी,
प्रोसीजर कोर्ट में कैसे प्रोसीजर चलेगा, तो वो है। तो सीआरपीसी अपने यहाँ चलता है 1973 का, लेकिन सबसे पहले बना था 1861 में इंडिया में। साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट चलता है कि किन किन चीज़ों को सबूत मानेंगे। ओथ एक्ट चलता है कि शपथ कैसे लेंगे। ऐसे ये अपने यहाँ चलता है। सिविल मामले हम लोग देख चुके हैं क्या क्या होते हैं। तो अपने यहाँ जो तो अब आप समझ रहे हैं कि क्या मतलब है। सिविल मामले जो मुस्लिम्स के अलग हैं, हिंदू के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं। इन सिविल मामलों को यूनिफॉर्म बनाना और इनके जो अलग अलग रूल्स बिखरे हुए हैं, इनको एक जगह कंपाइल करना, ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप समझिए कि कितना टफ है ये, कैसे एक लॉ बना दें। इंडिया एक मल्टी कल्चरल आइडेंटिटी वाली कंट्री है। यहाँ पे एक लॉ बना दिया कि शादी अब इस टाइप से होगी। नॉर्थ ईस्ट में अलग तरीके से होती है, साउथ में अलग होती है, उनके यहाँ अलग रिवाज है। साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, हर जगह अलग है। कैसे बनेगा, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो वही कि सिविल मामलों में जो भी हैं, मैरिज, डाइवोर्स, एलिमोनी, सक्सेशन, इन सारे लॉस को एक जगह कोडिफाइड करके सबके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब आप समझ लीजिए कि किसी के पर्सनल लॉ पे अगर कोई हाथ लगाएगी गवर्नमेंट, कितना हंगामा मचेगा। लॉ का मतलब क्या होता है? देखिए, एक होता है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ जो पर्सन के अकॉर्डिंग मूव करता है, इसका मतलब क्या है अभी समझेंगे। और लेक्स लोकाई, कि इसका मतलब होता है लॉ ऑफ द लैंड, कि उस देश का कानून क्या है। तो अब इसको एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ट्राइब सोसाइटी 1 है, ट्राइबल सोसाइटी 2 है। मान लीजिए ट्राइबल 1 सोसाइटी में जो लोग हैं वो वहाँ खेती नहीं इतनी होती थी, एग्रीकल्चर वहाँ इतना नहीं होता था। तो वो लोग हैं, वो नॉन वेज हैं। उनके यहाँ नॉन वेज बहुत खाया जाता है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई बैन नहीं है। उनके यहाँ ज़्यादा वॉर नहीं हुई है, तो उनका सेक्स रेशियो भी ठीक है। उनके यहाँ जो एग्रीकल्चर लैंड है काफ़ी कम है, तो उन्होंने एक रूल बना दिया उन ट्राइबल सोसाइटी में कि एक परिवार में अगर भाई हैं तो सारी भाइयों की एक ही वाइफ होगी। उन्होंने ऐसा रूल बना के रखा है। अब इसी जगह दूसरी जगह एक ट्राइबल सोसाइटी 2 है, वहाँ पे सब वेज हैं, क्योंकि वहाँ खेती अच्छी होती थी। तो वहाँ पे एक नियम बन गया कि सब वेज रहेंगे। और वहाँ पे नियम बना दिया कि नॉन वेज जो खाएगा या जो पशु हत्या करेगा उसे सज़ा मिलेगी। उनके यहाँ सेक्स रेशियो लो है, और वहाँ वॉर क्योंकि काफ़ी हुई है। तो अगर सेक्स रेशियो उनके यहाँ लो है, तो उनके यहाँ कहा गया कि अब मान लीजिए 1000 मैन हैं और 800 वोमेन है, तो 200 वोमेन तो बच रही है ना। तो उनके यहाँ एक नियम बन गया कि एक आदमी 2 शादी भी कर सकता है, जिससे सेक्स रेशियो सही रहे। मैनी मैरिजेस का प्रावधान है। अब मान लीजिए कि ट्राइबल 1 सोसाइटी का इंसान इसमें जा रहा है और ट्राइबल 2 सोसाइटी का इंसान ट्राइबल 1 वाली सोसाइटी में जा रहा है। तो देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है। उसका दिमाग नहीं काम करेगा कि अरे मेरे यहाँ तो नॉनवेज खूब खाते थे, यहाँ तो नॉनवेज बैन है, सजा है। मेरे यहाँ तो हर भाई की एक पत्नी होती थी, इनके यहाँ तो एक एक आदमी की 2 2 पत्नियां हैं। तो आप समझ रहे हैं कि समाज जब कॉम्प्लेक्स होता है, जब ऐसी चीज़ें मिलती हैं, जटिल होती हैं, तो हमें ज़रूरत होती है लॉस की। तो अब ये पर्सनल लॉ मान लीजिए इस उस ट्राइबल सोसाइटी के उसके पर्सनल लॉ थे, तो वो आदमी अगर मूव कर रहा है तो उसके साथ उसका या तो पर्सनल लॉ मूव करे। मान लीजिए इसका एग्जांपल सबसे अच्छा है मुस्लिम्स का, अगर मैं आपको दूं कि मान लीजिए मुस्लिम्स का अपना पर्सनल लॉ चलता है, उनकी शादी कैसी होगी, डाइवोर्स कैसे होगा। अब वो मुस्लिम जो इंसान है वो चाहे अपना दिल्ली में जाए या फिर जाए महाराष्ट्र में या चाहे जाए गुजरात में, उसके लिए उसका ही लॉ चलेगा। इसका मतलब जो पर्सनल लॉ है वो पर्सन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है। और जहाँ जहाँ पे लेक्स लोसाई होता है, यानी कि एक देश का कानून है, तुम चाहे जहाँ भी जाओ वहाँ पे देश का ही कानून लगेगा, तो वहाँ चलता है लेक्स लोकाई। तो आप ऐसे समझिए कि पर्सनल लॉ, अपने यहाँ पर्सनल लॉ सबके, हिंदूज़ के अपने पर्सनल लॉ है, मुस्लिम्स के अपने पर्सनल लॉ है। तो पर्सन के अकॉर्डिंग अपने यहाँ लॉ चलते हैं। इन्हीं जो पर्सनल लॉ हैं, इन्हीं में डिफरेंसेस कम करके इनको एक जैसा बनाना, यूनिफॉर्म बनाना ही कहलाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, तो पहले हम लोग समझते हैं अपने इंडिया में जो हिंदूज़ थे उनके, समझते हैं उनके पर्सनल जो लॉ थे वो कैसे कैसे इवॉल्व हुए हैं। तो देखिए एंशियंट इंडिया में वेद, एंशियंट इंडिया में ज़्यादातर आर्यंस थे, तो ज़्यादातर हिंदूज थे, तब मुगल्स लोग आए नहीं थे। तो वेद और स्मृति चलती है।
तो जो स्मृति है ना उसमें लॉज लिखे हुए हैं कि शादियाँ कैसी होंगी और क्या क्या आगे ज़मीनें कैसे बटेंगी, उसमें ये लॉज लिखे हुए हैं। तो इस स्मृति में जो लॉज हैं उसमें 3 स्मृतियाँ सबसे प्रमुख हैं। एक का नाम है मनुस्मृति, एक का नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति, एक का नाम है नारद स्मृति। ये हिंदूज के लिए हैं। इनमें आगे क्या है हम समझेंगे। मेडिवल इंडिया की बात करें तो आपको पता है मेडिवल इंडिया में मुस्लिम्स अपने यहाँ जो था उनका रूल था। तो मेडिवल इंडिया के लेट में जब औरंगजेब था और जब धीरे धीरे जो मुग़ल थे वो डिक्लाइन कर रहे थे, तब उसने एक जितने उसके लॉ थे वहाँ पे मुस्लिम्स में शरीयत चलता है, उनका अपना जो लॉ है शरीयत, अपने यहाँ मनुस्मृति याज्ञवल्क्य नारद स्मृति चलती है, उसी तरह उनके यहाँ शरीयत चलता है। शरीयत को वो लोग डिवाइन लॉ कहते हैं, पवित्र कानून। तो औरंगजेब ने यही जितने शरीयत के कानून थे इनको एक जगह कंपाइल करवाया, एक तरह से कोडिफाइड करवाया और उससे फतवा आलमगीरी कहा और वो खुद को उसने नवाब बताया। उसके हिसाब से जो उसके जो शासन था उसमें काजी थे। काजी मतलब जो डिसीजन देते हैं और जो लोगों के बीच रहते हैं, जैसे अपने यहाँ पंडित लोगों के बीच रहते हैं उसी तरह काजी लोगों के बीच रहते हैं और वो डिसीजन देते हैं किसी भी सिविल मामले में और कह सकते हैं क्रिमिनल मामले में भी, दोनों में करते हैं। और वो डिसीजन किसको बेस बना के देंगे, शरीयत के लॉ को। शरीयत लॉ जो है वो सारे क्रिमिनल मामलों के लिए था और सिविल लॉ के लिए स्पेसिफाइड नहीं थे उसमें, मतलब उन्होंने कहा था कि सिविल लॉ सबके अपने अलग अलग हो सकते हैं। ये 1772 तक चलता रहा। मुफ्ती जो थे वो काजी से थोड़ा सुपीरियर होते थे, यानी अगर मान लीजिए कोई नया मैटर आ गया है और काजी को समझ नहीं आ रहा है कि उस क्या डिसीजन दे, तो मुफ्ती से पूछता था कि क्या डिसीजन दे, तो मुफ्ती उस पर अपना बताता था कि इस पर ऐसी ऐसी चीज़ें करो। तो उसके शासन में सबसे ऊपर कौन था, नवाब, फिर थे काजी, फिर थे मुफ्ती। तो ये 1772 तक चलता रहा। उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी तो उसको भी अपना वो कार्य मतलब शासन एक तरह से देश में स्थापित कर रही थी। तो 1765 में आपको पता है बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुआ। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो मुस्लिम्स ईस्ट इंडिया कंपनी तो उसने दीवानी राइट्स ले लिए बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा। दीवानी का मतलब वही सिविल राइट्स, जो सिविल मामले थे, सिविल अंदर लैंड कैसे कलेक्ट करना, वहाँ की सिविल मामले जितने हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। उसी टाइम जो बंगाल के गवर्नर थे वॉरेन हेस्टिंग थे, वो एक जुडिशियल प्लान लेके, क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो रही थी वहाँ। वो जब ईस्ट इंडिया 1772 में रेगुलेटिंग 1772 में 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, तो उस टाइम पे क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी का पे रेगुलेट करने के लिए जो वहाँ की ब्रिटिश की पार्लियामेंट है उसने उस पर रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का सोचा। उसने सोचा अब हम इसको थोड़ा रेगुलेट करें और रेगुलेट करने के बाद वो शासन देश में चलाना है तो उसके लिए अच्छे अच्छे कानून होने चाहिए। यहाँ के कानून इंडिया के बहुत कॉम्प्लेक्स थे, तो वॉरेन हेस्टिंग को कहा गया कि आप एक जुडिशियल प्लान तैयार करिए और इन सब चीज़ों को थोड़ा, जो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, किसी का कुछ लॉ चल रहा है, किसी का कुछ लॉ चल रहा है, क्रिमिनल मामले अलग हैं, सिविल अलग हैं, इन पे आप विचार करिए। तो जुडिशियल प्लान 1772 में आया और इसके तहत बहुत सारी कोर्ट्स जो हैं वो सेटअप की गई। सुप्रीम कोर्ट सेटअप हुआ कलकत्ता में और जुडिशियल प्लान में ये कहा गया जो क्रिमिनल लॉ है भारत का, क्रिमिनल मामले हैं उसमें शरीयत काम करेगा, शरीयत एप्लीकेशन जो है वो लॉ काम करेगा। और सिविल मामले सबके अपने अलग अलग होंगे कि सिविल मामले जो हैं कोई अपना अलग, जो हिंदुओं के अलग सिविल मैटर हैं फैमिली से, वो अलग लॉ होंगे, सबके अलग होंगे, लेकिन क्रिमिनल मामलों में शरीयत का लॉ चलेगा। फिर 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने फिर से इन चीज़ों को सही करने की कोशिश की। तो तब यह था कि जो सिविल हिंदू के लिए हिंदू लॉ चलेगा, ठीक है, ये मुस्लिम है सॉरी, मुस्लिम के लिए उनका शरीयत लॉ चलेगा और जो बाकी रिलीजन है उनके लिए इंग्लिश लॉ चलेगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉ जो शरीयत में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि जो शरीयत लॉ है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसका प्रोसीजरल है। तो उसका उसको भी सही करना था। उसमें कॉम्प्लेक्स इतना, क्योंकि शरीयत लॉ जो क्रिमिनल लॉ है आप जानते हैं कि अंग भंग करने की बात होती है उसमें कि अगर चोरी कर लो तो अंग भंग कर दिया जाएगा, ऐसी ऐसी उसमें बात होती है। शरीयत लॉ को वो लोग चाहते थे कि इसे थोड़ा कम किया जाए
और प्रोसीजरल इसका बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। मतलब आपको बताऊं, जैसे शरीयत लॉ का एग्जांपल दूं तो शरीयत लॉ में एक होता है कि अडल्ट्री का चार्ज जो होता है, मान लीजिए रेप का चार्ज है, तो अगर एक महिला के साथ रेप हुआ है तो वो कोर्ट में उसका प्रोसीजर ऐसा है कि वो तभी साबित होगा जब वो महिला 4 आई विटनेस चश्मदीद गवाह ला के कोर्ट में साबित करेगी, तो ही माना जाएगा। और अगर वो साबित नहीं कर पाई तो ये माना जाएगा कि वो महिला खुद इन्वॉल्व थी इस चीज़ में और उस पर अडल्ट्री का केस लगेगा। अडल्ट्री मतलब जिना, और जिना की सज़ा होती थी पत्थर मार मार के हत्या। आप समझ लीजिए, या तो महिला पक्का हो कि वो 4 गवाह ला सकती तो केस करे, और अगर नहीं ला पा रही है तो चुप रहे। तो प्रोसीजर काफ़ी भेदभाव करने वाला था और काफ़ी रेडिकल था। पत्थर मार के हत्या, अंग अंग मतलब काट देना, ऐसी ऐसी बातें थी। तो इंग्लिश ने, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे वो लोग क्रिमिनल लॉज में भी उन्होंने उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया। 1828 में विलियम बेंटिक आ चुके थे, गवर्नर जनरल बन चुके थे ऑफ इंडिया, और 1833 में चार्टर एक्ट आया था। विलियम बेंटिक शुरू में तो उन्होंने सोचा काफ़ी, मतलब वो इन सब चक्करों में ज़्यादा पढ़ने सोच रहे थे, इंटरफेयर ना करें। लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि नहीं, चीज़ें सही करनी होंगी, शासन चलाना है तो काफ़ी अच्छे से अच्छे अच्छे लॉस बनाने होंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम आया करती थी। फिर तभी उन्हें मिल गए राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय तो बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। हिंदुओं की सती प्रथा थी, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत कैंपेन किया। इन्हीं की बदौलत ये चीज़ बंद हुई थी। तो 1829 में उन्होंने एक एक्ट पास किया और सती जो थी प्रथा उसे ख़त्म कर दिया। तो सती प्रथा जो ख़त्म हुई, तो ध्यान रखिए सोसाइटी जो है वो धीरे धीरे चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, एकदम से नहीं करती है एक्सेप्ट। लॉ रातों रात तो आप इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन समाज उसे कैसे एक्सेप्ट करता है वो बड़ी बात होती है। अब सुन, 1829 में सती प्रथा का पास हुआ था और इसका आखिरी केस हम लोगों को 1987 में राजस्थान में देखने को मिला था। तो इतना आसान नहीं होता है कि लॉ बना दिया और वो इम्प्लीमेंट हो गया। समाज कई साल लेता, हो सकता 100 साल 200 साल ले ले। साथ में लॉ बना फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ, कि जो फीमेल, जो बच्चियां पैदा होती थी उनको मार देने का रिवाज होता था। उनका मानना ये होता था कि ये बच्ची हो गई है, फीमेल है, ये बड़ी होगी, इसकी सुरक्षा, इसकी शादी का खर्चा, फिर दहेज देना, तो ये लोग इससे अच्छे से मारी दो, ऐसी उनकी धारणा हुआ करती थी। चार्टर एक्ट 1833 फिर पास हुआ और इस एक्ट के अंदर ये कहा गया, एक पहला लॉ कमीशन बैठाया गया लॉर्ड मैकॉले के अंडर, उसके हेड थे। उन्होंने सजेशन दिया आईपीसी का, और उन्होंने ये भी सजेशन दिया कि लेक्स लोसाई हो, कि पूरे मतलब सबके लिए एक जैसा लॉ बनाओ, ये अलग अलग मत चलने दो। लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ थी, तो उनका आईपीसी जो था वो अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुआ था। फिर 1853 में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया था। इसमें सेकंड लॉ कमीशन बनाया गया सर जॉन रॉमली के अंडर। बहुत ही बड़े स्कॉलर थे ये। फिर इन्होंने रिकमेंडेशन दी, तब इनके पीरियड में सीआरपीसी पास हुआ, आईपीसी पास हुआ, सीपीसी पास हुआ, ये पास हुआ। लॉर्ड डलहौजी तब तक गवर्नर जनरल थे जब 1853 चार्टर एक्ट जब हुआ था। तो इसमें देखिए 1853 के बाद आपको पता है थोड़े टाइम बाद 1857 का रिवोल्ट भी हो गया था, और रिवोल्ट के बाद पूरी तरह से जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था। तो उन्हें भी अब और भी अच्छे लॉ बनाने की ज़रूरत थी जिससे वो शासन कर पाएँ। 1850 में कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट पारित किया गया। प्रॉब्लम जो आ रही थी, जो हिंदुओं, पहले उन्होंने हिंदुओं के लॉज में धीरे धीरे इंटरफेयर करना शुरू किया। तो हिंदुओं में दो मेन प्रॉब्लम थी, एक कास्ट का था और एक जेंडर का था। तो पहले तो उन्होंने कास्ट डिसेबिलिटी एक्ट पारित किया। 1856 में हिंदू विडो रिमैरिज एक्ट की पास किया, कि जो पहले विधवा होती थी हिंदुओं में, उनको शादी करना, दूसरी शादी करना अलाउ नहीं होता था। तो उन्होंने ये पास किया। ये पहला टाइम था जब उन्होंने किसी सिविल मैटर में हाथ लगाया था हिंदुओं के। इसी टाइम तीसरा लॉ कमीशन भी
किया गया, वो भी सर जॉन रॉमली के अंडर था। इसी के साथ साथ आपको पता गवर्नर जनरल की एक काउंसिल थी, उसमें एक लॉ मेंबर भी ऐड किया गया, और वो जो लॉ मेंबर थे वो सर हेनरी मेन थे। आप हेनरी मेन इतने बड़े विद्वान थे, ये प्रोफेसर थे, ऑक्सफोर्ड में भी थे, कैम्ब्रिज में भी थे। इन्हीं के फिर बाद अंडर में इंडियन एविडेंस एक्ट पास हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट पास हुआ, ओथ एक्ट इन्हीं के अंडर में पास हुआ था। तो आप ये रखिए, ये जो जितने भी ये जो लॉज हैं, इंडियन एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और डिसेबिलिटी, ये क्रिमिनल मामलों में थे, क्योंकि इसमें क्या होता था, कास्ट से रिलेटेड चीज़ जो होती थी, उसमें कोई कास्ट का अगर जैसे कोई नीची जात का गलती कर रहा है, कुछ उससे हो जा रही थी बात, कुछ ऐसा काम कर दे रहा था, तो बड़े लोग वाले उसे मारते थे, पीटते थे, जो ऊंची कास्ट के होते थे, कभी कभी हत्या तक कर देते थे। तो इस वजह से क्रिमिनल मामलों में ये सब अभी चल रहा है। सिविल मामलों में सिर्फ ये भी हिंदू मैरिज एक्ट ये बनाया था, लेकिन अभी भी अच्छी तरीके से उन्होंने सिविल मामलों को नहीं हाथ लगाया है, सिर्फ ये एक लॉ बनाया था। तो क्वेश्चन यही था कि क्रिमिनल मामलों में तो ये है, तो लेकिन अब सिविल लॉज में भी तो धीरे धीरे उन लोगों को करना था, क्योंकि सिविल लॉ जैसे कहने को तो सिविल है, जैसे सती प्रथा, वो कह रहे हैं हमारे ये ट्रेडिशन रीति रिवाज का है, ये हमारा सिविल मामला है, लेकिन यहाँ भी तो किसी की हत्या हो रही है, फीमेल इन्फेंटिसाइड में भी किसी की हत्या हो रही है, तो क्रिमिनल मामले एक तरह से वो हैं। सो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, सिविल लॉज में भी उन्होंने शुरू कर दिया इंटरफेयर करना। 1870 तक ब्रिटिशर्स समझ गए थे कि उन्हें और भी इंडियन सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा, लॉज में कुछ उनको हाथ लगाने होंगे, तभी चीज़ें अच्छे से चल पाएंगी। और जो हिंदू लॉ थे वो बेसिकली चलते थे मनुस्मृति पे, जो मनुस्मृति थी उसके अकॉर्डिंग हिंदू लॉ ज़्यादा चलते थे। कास्ट प्रॉब्लम में उनके बहुत होती थी, जैसे एक आपको बताऊं, जैसे कि कोई ब्राह्मण है, उसकी भैंस कोई या गाय कोई चुरा ले, अगर वो कुछ शूद्र इंसान ब्राह्मण की गाय चुरा लेता था तो उसके पैर काट दिए जाते थे। और साथ में ये भी था कि ब्रिटिशर्स लोग जो थे वो सिर्फ हिंदू लॉ को हाथ लगा रहे, मुस्लिम लॉ को नहीं लगा, क्योंकि मुस्लिम लॉ को हाथ लगा रहे थे तो काफ़ी विरोध का माहौल आता था। और हिंदू लॉज में ये भी था कि उनके खुद, जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, राजा राम मोहन राय थे, हिंदू के समाज से कुछ लोग खुद चाहते थे कि रिफॉर्म्स हों। और एक तरह से आप दूसरा भी कह सकते हैं कि डिवाइड एंड रूल का, कि उनको करते रहेंगे, इनको अलग रखेंगे, मुस्लिम्स को इनको नहीं टच करेंगे, उनके में इंटरफेयर करेंगे। तो डिवाइड एंड रूल वाली भी पॉलिसी आप समझ सकते हैं। तो अब इन्होंने सिविल मैटर में इंटरफेयर करना शुरू किया। 1873 में स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ। ये इंटरकास्ट मैरिज के, हिंदूज में आपको पता है इंटरकास्ट मैरिज उतनी आसानी से अलाउ थी नहीं, लेकिन इस एक्ट ने अलाउ किया। अब आज भी देखिए 1873 में ये पास हुआ था, और आज भी अपने इंटरकास्ट मैरिजेस बहुत ही रेयर होती हैं, समाज एक्सेप्ट नहीं करता है उन्हें इतने हिसाब से इतनी जल्दी। यही स्पेशल मैरिज एक्ट आगे जब अमेंड हुआ तो इसी को कोर्ट मैरिज कहा जाता है। हाँ, बस इसमें ये होता है कि जो कपल्स होते हैं उन्हें अनाउंस करना होता है कि वो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी जाति को नहीं मानते हैं, ऐसा करना होता है। और ये था कि क्वेश्चन ऑफ एज ऑफ मैरिज था, कि जो मैरिजेस होती थी उस टाइम पे तो बहुत ही एज का डिफरेंस होता था, जैसे 50 साल का आदमी 13 साल की लड़की से शादी कर रहा है, इसमें भी बहुत होता था। फिर 1891 में, अब जैसे मान लीजिए 50 साल के आदमी ने 13 साल की लड़की से शादी की, अब वो 5 साल और जिया, तब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती थी। लड़की हुई 17 साल की और वो मर गया, अब उस लड़की को सती होना पड़ता था, क्योंकि उसका पति मर गया तो वो सती होगी। ये इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ रही थी, बहुत ही अजीब तरह के रूल बने हुए थे, उन्हें सही करना था। तो 1891 में कंसेंट ऑफ एज पास हुआ, उसमें कहा कि मिनिमम जो है फीमेल की एज 12 साल होनी चाहिए। फिर 1921 में एक लॉ पास हुआ 30 में, इसे शारदा एक्ट कहते हैं। इसमें कहा फीमेल मिनिमम 18 की हो, मेल 14 का। और लास्ट में जो अभी अपने यहाँ काम करता है वो 1978 का एक्ट काम करता है, मुरारजी के टाइम पे आया था। ये कहता है फीमेल मिनिमम 18 की हो और मेल मिनिमम 21 का होना चाहिए। तो इस तरह से उन लोगों ने एज के लिए भी और इंटरकास्ट मैरिज में भी उन्होंने हिंदूज के लिए लॉ बनाए। अब वोमेन, जो औरतों की स्थिति उस टाइम बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, तो उनके लिए काम करना था। तो 1874 में मैरिड वोमेन्स प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ, और उसमें कहा गया जो स्त्री धन है वो सिर्फ वोमेन का है।
स्त्री धन मतलब जो अपने घर से लेके आती गहने, वो जो पहनती है कानों में, सब पूरा जो होते हैं, बहुत तरह के स्त्री धन होते हैं। पहले वो उसके नहीं, उसके होते थे तो वो क्या करते थे, वो उसके घर वाले जो ससुराल वाले टाइप है वो ले लेते थे, बेच देते थे। तो उसने कहा गया कि ये सिर्फ, ये एक्ट बना दिया कि ये जो धन है उसका स्त्री धन ये सिर्फ वोमेन का होगा। लेकिन ये लिमिटेड स्टेट था। लिमिटेड मतलब था कि वो रख तो सकती, लेकिन खुद स्त्री भी उसे बेच नहीं सकती है, एब्सोल्यूट राइट नहीं था उसके पास। फिर 1928 में हिंदू इनहेरिटेंस पास हुआ, रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट। फिर लिखा गया वोमेन को अब प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलेगा। पहले वोमेन्स को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, इस एक्ट ने कहा वोमेन को प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलेगा। इसमें भी वही लिमिटेड स्टेट था कि हिस्सा तो मिल जाएगा, आप उसे कंज्यूम करिए, खर्च करिए, लेकिन बेच नहीं सकते हैं, एब्सोल्यूट राइट नहीं था। 1937 का बहुत ही फेमस देशमुख एक्ट था। इसमें कह दिया गया कि स्त्री धन एक एब्सोल्यूट राइट है, स्त्री धन उसका है, बेचे, गिफ्ट करे, जो करे उसकी मर्जी, वोमेन की मर्जी, एब्सोल्यूट राइट था। और अदर, लेकिन अभी भी अदर जो प्रॉपर्टी थी उस पर लिमिटेड ही राइट था। और इस एक्ट के अंदर ही जो हिंदू विधवा थी उसको पहली बार प्रॉपर्टी का राइट मिला था। इंडिपेंडेंस इस टाइम पे पास आ चुका था कि 1937 है, आज़ादी ज़्यादा दूर नहीं है, 10 साल बाद आज़ादी, सबको लगने लगा था कि आज़ादी मिल जाएगी। इस टाइम मुस्लिम लीग भी काफ़ी पॉपुलर हो चुका था, तो उनकी तरफ से विरोध आता था जब भी उनके सोचे कि कोई लॉ उनके रिफॉर्म कर दे, उनके डाइवोर्स में, मैरिज में, उनके जो मुस्लिम है कि महिलाएं हैं उनके, उनकी जो जितने भी हक हैं उनकी बात रखी जाए, तो वहाँ से विरोध कम आता था माहौल। तो उन लोगों ने उस टाइम उतना ट्राई किया नहीं। अब वो लोग, मुस्लिमों को डर था कि वो लोग, थोड़ा विरोध आ रहा था क्योंकि वो देख रहे थे कि हिंदूज के जो लॉ हैं उनमें बहुत तेज़ी से रिफॉर्म आ रहे हैं, उनकी जो रीति रिवाज, रूढ़ी, जो नियम थे वो तोड़े जा रहे हैं। तो विरोध का माहौल उनमें बन रहा था। वो लोग साफ साफ कह रहे थे कि हमारे नियम में आप हाथ मत लगाइएगा। तो इसे देखते हुए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने एक लॉ पास किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। इसमें बस इतना लिखा था कि जितने भी केसेस मुस्लिम से रिलेटेड हैं, मुसलमानों से रिलेटेड हैं, वो उनके शरीयत के, उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से चलेंगे। मतलब उनके लॉ उन्हीं के हिसाब से चलेंगे, उनके जो शरीयत का एप्लीकेशन है उसके अंदर जो शरीयत में जो लॉ है, नियम है, उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। फिर 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट हुआ। इसमें ये इतना प्रावधान कर दिया, देखिए मुस्लिम्स में जो उनके शरीयत में था उसमें मुस्लिम्स को कोड, पहले कोड का प्रावधान नहीं होता था कि कोर्ट में जाके आप डाइवोर्स ले लीजिए। तो इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि मुस्लिम महिला भी अब कोर्ट जाके डाइवोर्स है वो ले सकती थी, ऐसा यहाँ पे कहा गया। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ 1941 में ब्रिटिशर्स ने कमेटी बनाई और उन्होंने, वो जानते थे कि देखिए अब आज़ादी तो, इंडिपेंडेंस पास ही था, लेकिन इस हालत में देश को छोड़ के जाना जहाँ ऐसे ऐसे ट्रेडिशन, क्योंकि ब्रिटिशर्स बहुत ये बात की फेंकते थे कि हम तो यहाँ तुमको सिविलाइज करने आए हैं, और जब वो भारत को आज़ाद ऐसे हाल में छोड़ के जाएंगे कि जो नियम 500-600 साल पहले चल रहे थे, ऐसे रूढ़िवादी नियम, वो अभी भी चल रहे हैं, तुमने इन लोगों को सिविलाइज क्या किया। तो ब्रिटिशर्स को भी थोड़ा उनको ध्यान रखना था कि उनकी भी इमेज ख़राब होती। तो उन्होंने एक लॉ बनाया, मतलब एक कमेटी बनाई उन्होंने BN राव के अंदर, उनसे कहा कि आप थोड़ा हिंदुओं के लॉ को समझिए और फिर बताइए इसमें क्या क्या हम लोग, इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें कर सकते हैं। यहीं से शुरू होती है हिंदू कोड बिल की डिबेट। हिंदू कोड बिल यहीं से शुरू होता है। हिंदू कोड बिल क्या है मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी देर में। हिंदू कोड बिल का बेसिकली वही मतलब है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब। यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए एक जैसा कानून। हिंदू कोड बिल का मतलब था कि हिंदुओं में जितने भी कानून हैं उनको एक जगह लिखेंगे, मैरिज से, डिवोर्स से, सक्सेशन से, एडॉप्शन से, और उनमें प्रोग्रेसिव लॉ बनाएंगे जिसमें वो डिफरेंसेस ना हो। हिंदू, ये इससे तो रूढ़िवादी जो ट्रेडिशनल नेता हैं, लोग हैं, वो तो गुस्सा होंगे ही। तो वही हिंदू कोड बिल की डिबेट यहाँ से शुरू होती है। BN राव को इसका हेड बनाया गया। BN राव का महत्व आपको समझना है तो आप ऐसा समझिए कि ये ICS ऑफिसर थे, ये जूरिस्ट रहे थे, ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र थे, बर्मा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके एडवाइज़र ये थे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बाद में जज रहे थे, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन रहे थे। बी आर अम्बेडकर के बाद अगर कोई
बी आर अम्बेडकर का मतलब बाद क्या, उनके टक्कर का अगर कोई संविधान सभा में कोई विद्वान इंसान था तो वो बी एन राव ही थे। और ये बी आर अम्बेडकर ने खुद कहा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कहा था। तो हिंदू लॉ जो कमेटी थी वो बनी, बी एन राव ने स्टडी किए हिंदू ट्रेडिशन को, और कंट्रोवर्सी उन्होंने समझी कि देशमुख एक्ट में जो कंट्रोवर्सी आ रही है, देशमुख एक्ट में जो आ रही है कंट्रोवर्सी, वो क्या है। ये भी कुछ अलग टाइप के केसेस आ रहे थे कि एक इंसान ने एक शादी कर ली। हिंदुओं में भी पहले 2 शादियां अलाउ थी, तो एक हिंदू ने एक शादी कर ली, फिर दूसरी शादी कर ली, और फिर पहली वाली जो थी तो पहली वाली को उसने घर से निकाल दिया। तो ये उनसे कहा गया कि आप ज़रा स्टडी करिए कि उस इंसान जो वो उसको जो दूसरी जो फर्स्ट वाइफ है उसकी, उसको क्या हम मजबूर कर सकते हैं इस इंसान को कि पहली वाली लाइफ को कुछ मेंटेनेंस का खर्चा दे, ऐसा क्या हम मजबूर से कर सकते हैं। ऐसे आप कुछ स्टडी करिए। और विडो और डॉटर की प्रॉपर्टी का आ रहा था, क्या हो रहा था कि जो ये डॉटर को प्रॉपर्टी में हक नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे ये दूसरे के घर जाएगी, वहाँ उसका हस्बैंड होगा, वहाँ इसको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो हम लोग क्यों प्रॉपर्टी दें। तो ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही थी। रिपोर्ट 1944 में ब्रिटिश को दी गई, और फिर उन्होंने, ब्रिटिश ने कहा कि नहीं अभी भी सही नहीं है, और अच्छे से स्टडी करिए। फिर उन्होंने कमेटी बनाई, फिर उन्होंने बी एन राव को ही हेड बनाया, और इसने अपनी रिपोर्ट दी फरवरी 1947। देखिए फरवरी 1947 में देश आज़ाद नहीं हुआ, देश आज़ाद हुआ था अगस्त 1947 में। तो एक सेलेक्ट कमेटी बनाई गई इस हिंदू कोड बिल से फिर चर्चित। सेलेक्ट कमेटी का मतलब होता है कि जैसे 400-500 लोग हैं, उसमें से जो समुदाय हैं उनसे हर उस प्रपोर्शन में, उस अनुपात में उन लोगों को ले लेना, और एक छोटी सी कमेटी बना देना 10-15 लोगों की, वो उन पर विचार कर लें। तो ऐसे उन्होंने सोचा कि कमेटी बनाए। तो इस कमेटी के हेड कौन बने, बी आर अम्बेडकर साहब बने। बी आर अम्बेडकर बहुत ही फ्यूरियस थे चीज़ में कि हिंदू कोड बिल पास हो जाए, लेकिन इतना, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से, वो हिंदुओं के निम्न जातियों से वो आते थे, तो उन्होंने ये सब झेला हुआ था, तो चाहते थे कि ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी हो जाएं। अगर बाद के लिए इसे छोड़ देंगे तो पता हो पाए कि ना हो पाए। और ये सही भी है कि देखिए उस टाइम यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना, आज तक नहीं बन पाया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जब इस पर डिस्कशन हो रहा था तो काफ़ी रूढ़िवादी जो ट्रेडिशनल नेता हैं वो काफ़ी इससे नाराज़ टाइप हो रहे थे, और इस टाइम पे इस पे ज़्यादा बहस भी नहीं हो पाई, क्योंकि आज़ादी का माहौल था, तो ज़्यादा इन सब चीज़ों टॉपिक पे ध्यान नहीं दिया गया। और आपको ध्यान रखना है कि जो आज़ादी के बाद हमारी पहली पार्लियामेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूट 1947 के बाद में, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी ही पार्लियामेंट थी, लेकिन वो जनता के द्वारा नहीं चुनी गई थी। जो जनता के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट थी वो 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे उनसे आई थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल गई, और न्यू कैबिनेट बनी, वही जनता के द्वारा चुनी नहीं गई थी, उसमें नेहरू जी पीएम बने। उस कैबिनेट में कुछ नॉन कांग्रेस मेंबर भी थे, जैसे अंबेडकर साहब थे, नॉन कांग्रेस मेंबर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, बलदेव सिंह थे। मैंने पहले कहा अम्बेडकर जी बहुत ही फ्यूरियस थे हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए। तो इस बिल में जो था, इसमें पहली बार डाइवोर्स का प्रोविज़न था। देखिए आपको बताऊं कि हिंदुओं में डाइवोर्स नहीं होता है था, अब होने लगा। पहले प्रावधान ही नहीं था, कि अलग होने का कोई स्कोप ही नहीं था। मोनोगैमी थी, यानी अब 2 विवाह नहीं कर सकते, एक ही विवाह कर सकते हैं। महिलाओं के अधिकार की बात थी, तो इससे काफ़ी लोग, रूढ़िवादी नेता, नाराज़ हो रहे थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार पटेल, पीडी पुरुषोत्तम दास टंडन जो थे, जेबी कृपलानी थे, ये बिल के खिलाफ थे, लेकिन ये ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी खुल के इस बिल के खिलाफ थे, और उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये बिल पास होगा तो प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है साइन करने के लिए। लोग कहते हैं कि नेहरू जी ने लिख के उनसे कहा था कि संविधान में इम्पीचमेंट का भी प्रावधान है। नेहरू जी और राजेंद्र प्रसाद के संबंध उतने अच्छे नहीं थे, ठीक ठाक थे। अगले 3 से 4 साल तक अम्बेडकर जी ट्राई करते रहे बिल पास हो जाए, लेकिन बिल पास नहीं हो रहा था। नेहरू जी थोड़ा लिबरल टाइप के थे, वो अम्बेडकर से कहते थे कि अरे थोड़ा चेंज कर लो, अमेंड कर लो, तब देखो पास हो कि ना हो। लेकिन वो पास ही नहीं होने दे रहे थे। जो नहीं पास होने दे रहे थे, लोगों ने नेहरू जी से ये भी कहा कि आप चुने कहाँ गए हैं जनता से,
जनता ने तो आपको चुना नहीं और आप इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। आप जनरल इलेक्शन होने दीजिए, जनता से बात कहिए, और अगर आपको जनता जिता दे, मतलब कि ये जनता खुद चाहती है ऐसे बिल आए। आप चुने तो गए नहीं हैं और आप अपने मन से ऐसे काम कर रहे हैं। नेहरू जी को भी ये बात समझ में आ गई थी, तो उन्होंने जब जो कैंपेन हुआ जनरल इलेक्शन का 1951-52 में, उन्हें खुल के कहा भी कि मैं जीतूंगा तो ध्यान करना, मैं हिंदू कोड बिल लाऊंगा और पास कराऊंगा। फिर ये मत कहना कि ये क्या कर दिया। तो 1951-52 में जन आम चुनाव हुए और जो यहाँ नेहरू जी को बहुत बड़ा बहुमत मिला थी, 364 सीट मिली, 489 सीट्स में मिली। यहाँ पे आपको याद होगा कि जो 3 से 4 साल में अम्बेडकर जी बिल पास नहीं करा पाए थे, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, लॉ मिनिस्टर थे ये। इन्होंने ये कहा था कि नेहरू जी को ये कहा था कि नेहरू जी अपने मंत्रियों को कुछ समझते ही नहीं है, मैं लॉ मिनिस्टर हूँ, मेरी बात ही नहीं सुनी जा रही है, मेरे कहे बात पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। फिर तब भी बहुत ही विरोध का माहौल था, संसद में भी लोग भी काफ़ी विरोध कर रहे थे। तो ये हुआ कि इस बिल को कई पार्ट्स में पारित करेंगे, एक साथ नहीं पारित करेंगे, कई पार्ट्स में हम लोग इसे पारित करेंगे। तो ये है हिंदू कोड बिल। इसमें क्या क्या था कई पार्ट्स में, तो उन्होंने कहा एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का, इंडियन हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 उन्होंने पास करने की बात कही। हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में समझते हैं तो पहले ये था कि हिंदू हैं कौन। तो इसमें लिखा था जो हिंदू हैं वो तो हैं, साथ में बौद्ध, सिख, जैन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज के जो लोग हैं वो भी हिंदू माने जाएंगे। इस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी होता है, सिख, जैन और ये बौद्ध, इस पे कहते हैं कि ये हम लोग हिंदू में क्यों की गिने जाते हैं, लेकिन वो जो भी अलग उनकी कंट्रोवर्सी है, लेकिन ये हिंदू में ही गिने जाते हैं। अगर कोई लॉ आया है उसमें लिखा हिंदू, तो मतलब कि उसमें ये सब इन पे अप्लाई होगा ये। और कौन कौन हिंदू में शामिल नहीं है, वो है मुस्लिम्स नहीं शामिल है, पारसी नहीं है, ज्यू, क्रिश्चियन और कुछ शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट में मोनोगामी का प्रावधान था। अब तक वो कई शादियां हिंदू जो मेल था कर सकता था, मोनोगामी का आ गया है। सेक्शन 11 उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर कोई मैन बाईगैमी करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी 7 साल की, आईपीसी सेक्शन 494 के तहत। और सेक्शन 17 कहता है कि अगर किसी मैन ने 2 शादियां कर ली हैं और अपनी पहली वाइफ से दूसरी शादी के बारे में छुपा लिया है, बताया नहीं है, तब भी उसे 10 साल की जेल होगी, आईपीसी के 495 सेक्शन के अंडर। ऐसे प्रावधान हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हुए। तो धीरे धीरे सिविल मामलों में ये मतलब जो डिफरेंसेस थे उनको कम करने की बात कही जा रही थी। कास्ट और रिलीजन का था कि कास्ट और रिलीजन में इंटर कास्ट मैरिज तब नहीं होती थी, तब वहाँ पे ये कह दिया कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो पिछले हम लोगों ने पढ़ा था उसे ही अमेंड कर दिया गया। 1954 का स्पेशल मैरिज एक्ट आया, उसमें भी यही कहा गया कि कोई भी जात के धर्म हो, कोई भी उसके हो, आप जाति के धर्म के आप आराम से शादी कर सकते हैं, यही कोर्ट मैरिज से ही कहा जाता है। हिंदुओं पे हिंदू मैरिज एक्ट सिर्फ अप्लाई होगा उन्होंने कहा। और सेक्शन 13 में जो इस एक्ट का है उसमें डाइवोर्स का प्रावधान पहली बार किया गया है। और इससे पहले तो 3 साल तक की शादी के 3 साल बाद तक आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हैं, बाद में से 1 साल कर दिया गया। देखिए हिंदुओं में ना जो शादी वो संस्कार टाइप का माना जाता है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से जो 15वां संस्कार है वो पानी ग्रहण की बात करता है, यानी कि सेपरेशन नहीं हो सकता है, इसलिए अपने यहाँ सेपरेशन का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन सेपरेशन का स्कोप होना चाहिए। मान लीजिए शादी हो जाए और डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सही से चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, अब सेपरेशन कोई स्कोप ही नहीं है तो क्या किया जाए, नहीं बन रही है, ज़बरदस्ती क्यों रहना किसी के साथ। तो फिर ये इसमें डाइवोर्स का किया गया है। सपिंड मैरिज, जो सपिंड विवाह होता है आपने सुना होगा, उसके कुछ प्रावधान थे हिंदुओं में। सपिंड विवाह का जो था उसमें ये होता है कि जो उसमें गोत्र सिस्टम जो होता है, तो उसमें जनरेशन के थ्रू जो जनरेशन जो पीछे होती है उसके तरफ से आपस में शादियां नहीं होनी चाहिए। मैं आपको भी समझाता हूँ इसका मतलब। पहले तो एक्ट के बारे में समझ लीजिए कि कहा गया कि फादर की तरफ से 5 जनरेशन देखी जाएंगी, मदर की तरफ से 3 जनरेशन देखी जाएंगी। अब इसका मतलब क्या है, हिंदूज में ये कहा गया कि मान लीजिए कोई एक पर्सन है, तो इसमें जो सेकंड मैरिज जो होती है तो फादर की तरफ से देखेंगे कि उसके पापा, उसके फादर के पिता यानी उसके बाबा, फिर उसके और पापा, तो इसे 5 जनरेशन देखेंगे। उस 5 जनरेशन में कहीं से तो कोई लड़की नहीं आ रही उससे शादी करने के लिए, तो वो शादी नहीं मानी जाएगी।
दूसरा मदर की तरफ से 3 जनरेशन देखेंगे कि लड़का वो जो है उसके पापा की तरफ से तो 5 जनरेशन देख ली, 5 जनरेशन उनकी मम्मी पूरा उधर देख लिया उसके पापा की तरफ, और फिर उसकी मम्मी की तरफ उसकी मम्मी के पापा नाना, फिर उधर उनकी 3 जनरेशन देखी जाएगी, उधर से तो कोई लड़की नहीं आ रही है, तो ये माना गया। मनुस्मृति में 7 जनरेशन का प्रावधान है, लेकिन कहा गया इसमें तो बहुत स्कोप कम हो जाता, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है सेम उसी अ, उसी क्राइटेरिया में कोई ना कोई तो लड़की आ ही जाती है। 70% तक चांसेस ख़त्म हो जाते हैं ऐसे शादियों के। तो इस वजह से कहा गया 5 जनरेशन और 3 जनरेशन का रखा जाएगा, क्योंकि एक गोत्र में मैरिज नहीं होती है अपने यहाँ। मुस्लिम्स में होता है कि सगे भाई बहन को छोड़ के आपस में कर सकते हैं, और ये भी एक तरह से सही है। आप कह सकते हैं कि अभी तक साइंटिफिकली तो प्रूफ हुआ नहीं है, कहते हैं कि एक गोत्र में मैरिज हो जाए तो बुद्धि कम हो जाती है जो आगे जनरेशन होती है, और मुस्लिम्स में भी ऐसा ही कुछ प्रावधान है, बस उसमें सगे भाई बहन को छोड़ के सबसे कर सकते हैं। तो जब तक साइंटिफिकली प्रूफ हुआ नहीं है तो हमें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए किसी से, अपना चल रहे हैं उनके ट्रेडिशन चलने दो, अपने आप को क्या किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब इसी से रिलेटेड एक केस आता है सरला मुदगल केस। अब देखिए यहाँ पे कि अपने देश में कितने दिमाग वाले आदमी है, खुराफाती कितने आदमी है। एक जितेंद्र माथुर पर्सन थे, वो हिंदू थे, उन्होंने एक हिंदू लेडी से शादी की, उनके 3 बच्चे हुए। उन्होंने फिर वो लेट थोड़ी मतलब कुछ समय बाद उन्हें एक मुस्लिम महिला से प्रेम हो गया, उसका नाम फातिमा था। उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया और उससे शादी कर ली, और उसका एक बच्चा हुआ। फिर वो वापस हिंदू में कन्वर्ट हो गए और अपनी पहली वाइफ के पास लौट गए। तो इस्लाम उस देखिए डाइवोर्स का प्रावधान तो मुस्लिम में होता, 3 बार तलाक बोल दो हो जाता है। तो उसने पहले वो मुस्लिम लेडी से शादी की, उसने इस्लाम का वो इस्लाम कबूल के इस्लाम हो गया वो, तो वो इस्लाम हो गया, यानी उसने पहली पत्नी को तलाक 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 बोल दिया, ख़त्म हो गया। अब वो मुस्लिम हो गया तो उसे 4 शादियाँ कर सकता है वो, तो उसने उसके पास ये भी एक स्कोप था। और फिर उसने देखा कि यहाँ पे करना डिवोर्स नहीं हो रहा है, तो फिर वो वापस से हिंदू कन्वर्ट हो गया और वापस से इस लॉ में आ गया वो, तो उसको इस लॉ के हिसाब से चल रहा है, इस लॉ के पूरे प्रोविज़न फॉलो करने पड़ रहे हैं। तो सरला मुदगल एक कल्याणी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी हेड थी उनकी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कई केसेस को रखा कि लोग धर्म चेंज करके मुस्लिम धर्म में चले गए, अपनी पहली पत्नी को तलाक 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 दे दिया। क्योंकि हिंदुओं में तो ये जो आपने देखा कि 1 साल 3 साल का प्रावधान आ गया था कि 3 साल बाद ही डाइवोर्स हो सकता है। मुस्लिम्स में क्या है, 3 बार तलाक बोल दो हो जाता था डाइवोर्स। तो ये काफ़ी आसान था, हिंदू हो तलाक चाहिए, 1 साल नहीं रुका जा रहा है, दूसरी शादी भी करने का भी मन है, पूरे जितने भी नियम बने हैं उनमें लूप होल ढूंढने का है, सबसे अच्छा धर्म चेंज कर लो, मुस्लिम में चले जाओ, 3 बार तलाक बोल दो और चाहे 4 शादियाँ और कर लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीरियसली लिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर जजमेंट दिया सरला मुदगल केस में कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत कोई शादी हुई है तो जो डाइवोर्स होगा वो रिलीजन से कन्वर्ट करने से नहीं होगा, वो डाइवोर्स कोर्ट से ही माना जाएगा, कोर्ट से डिग्री लेनी होगी। अगर नहीं ली तो सेक्शन आईपीसी का सेक्शन 494 लगेगा और उसमें सजा होगी आपको। अब बात करते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट की। सक्सेशन का मतलब होता है जो जो ज़मीन है वो आगे कैसे वितरण होगी। तो देखिए सक्सेशन जो अपने यहाँ हिंदुओं में पहले से होता आया है, वो याज्ञवल्क्य स्मृति जो अपने यहाँ है उसके अकॉर्डिंग होता है, उसमें जो नियम लिखे हैं उसके हिसाब से होते आया है। और जो याज्ञवल्क्य स्मृति है उसकी 2 एक्सप्लेनेशन दी हुई हैं, यानी उसकी 2 व्याख्याएं हैं। एक व्याख्या है मिताक्षरा, एक व्याख्या है दाया भाग। दाया भाग जो है वो पॉपुलर है बंगाल और आसाम में, बाकी सारे देश पे जो है मिताक्षरा चलती है। तो मिताक्षरा के बारे में समझते हैं। मिताक्षरा में एक है, दोनों ही दाया भाग और मिताक्षरा में जो प्रॉपर्टी है वो सन को ही जाती, बेटे को ही जाती है। मिताक्षरा में जो प्रॉपर्टी है वो 3 टाइप से मेंशन है। पहली सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मान लीजिए किसी ने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, उसकी प्रॉपर्टी ली, उसने सेल्फ एक्वायर की है, तो उसको हक है वो प्रॉपर्टी चाहे जिससे चाहे उसे बेचे। दूसरी इनहेरिटेंस, उस आदमी को प्रॉपर्टी जो उसके पुरखों उसके माँ बाप से मिली है वो प्रॉपर्टी वो बेच नहीं सकता है, वो प्रॉपर्टी सिर्फ जाएगी उसके बेटे को। एक अदर प्रॉपर्टी, मान लीजिए लड़की की तरफ से उसके नाना की तरफ से उसको अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है वो। मिताक्षरा में जो बेटा होता है उसको जो प्रॉपर्टी का अधिकार होता है वो जन्म से ही मिल जाता है।
यानी कि बेटा पैदा होता है उसके प्रॉपर्टी में हक हो जाता है। मदर का भी हक होता है लेकिन लिमिटेड हक होता है उसमें। और लिमिटेड हक होता है मतलब वही, लिमिटेड का मतलब वही है कि आप उसकी मदर जो है वो रख सकती है प्रॉपर्टी, लेकिन वो बेच नहीं सकती है। तो जब भी है, अगर आप देखते हैं कि अगर कहीं पे डिमांड कर रहा है लड़का प्रॉपर्टी की, इसका मतलब ये है कि वहाँ मिताक्षरा सिस्टम फॉलो होता है, कि कहता नहीं कि बंटवारा कर दो मेरा ऐसे वैसे, ये जो बात होती है। दाएँ भाग होता है, इसमें भी प्रॉपर्टी सन को जाती है, इसमें कोई प्रॉपर्टी का वो टाइप नहीं होता, इसमें पूरी प्रॉपर्टी एक मानी जाती है। और सन का जो बेटे का राइट टू प्रॉपर्टी है वो फादर की डेथ के बाद ही मिलता है, और मदर को लिमिटेड स्टेट होता है। डिमांड ही नहीं कर सकते हैं फादर की डेथ से पहले, सन डिमांड ही नहीं कर सकता है प्रॉपर्टी की राइट का। अब ये जो एक्ट बना हिंदू सक्सेशन एक्ट, इसके प्रावधान क्या थे? इसमें प्रावधान यही था कि मिताक्षरा और दायभाग खत्म हो गए, अभी इनके हिसाब से प्रॉपर्टी नहीं बटेगी। प्रॉपर्टी कैसे बटेगी? ओमेन को प्रॉपर्टी में राइट होगा, वो भी एब्सोल्यूट राइट मिलेगा, ये प्रोविज़न था। ये कहते ही बहुत ही रूढ़िवादी नेताओं ने इसका विरोध किया। इतना विरोध हुआ पार्लियामेंट में कि इसे अमेंड किया गया और ये कहा, तो इसमें चेंज किया गया कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें वुमेन को प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, और जो मैरिड डॉटर है उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, यानी जो बेटी की शादी हो जाएगी उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। उनका पॉइंट ये था कि वही अपने हस्बैंड के यहाँ जाएगी तो उसको तो प्रॉपर्टी वहाँ से मिल ही जाएगी, वो प्रॉपर्टी हकदार वहाँ से हो जाएगी। और इसको जो हम लोग दहेज वहेज देंगे वो भी तो अपनी प्रॉपर्टी से ही देंगे, तो एक तरह से मान लो हमने उसको उसका प्रॉपर्टी दे दिया दहेज के रूप में। तो ऐसी ऐसी बात कहने लगे। और ये एक प्रावधान और था कि जो भाई थे वो अपनी बहन की जो प्रॉपर्टी थी वो खरीद सकते थे। तो एक रिलिंक्विश डीड डॉक्यूमेंट वो साइन होता है, तो अगर कोई सिस्टर उस डॉक्यूमेंट पे साइन कर दे तो भाई को अपनी प्रॉपर्टी दे सकती है। तो आप अगर कहीं देखें, अगर कहीं पे ऐसा डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है तो समझ लीजिए उस लड़की को तो पता भी नहीं होगा कि ये क्या डॉक्यूमेंट, उससे कहा जाएगा बेटी इस पे साइन कर दो, वो साइन कर देगी, बस प्रॉपर्टी उसके हाथ से गई। और अगर कोई मांग करता है कि नहीं मैं प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसे समाज इतना कहेगा कि तो प्रॉपर्टी में हक मांग रही है लड़की होके, समाज इतना उसको कह डालेगा। तो प्रोग्रेसिव तो लॉ था, मतलब रिटर्न में तो लॉ है, लेकिन समाज एक्सेप्ट नहीं करता है कि नहीं करता, वो उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपसे भी कोई ऐसा रिलिंक्विश डीड साइन करा रहा है तो देख के साइन करिएगा। फिर काफ़ी जो महिलाओं ने अपना अधिकार मांगना शुरू कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी में। उन्होंने कहा ये तो एक रिटर्न बस डॉक्यूमेंट है, हमें तो एक मतलब पता भी नहीं चलता है, लोग ऐसे साइन करवा लेते हैं और प्रॉपर्टी भी चली जाती है। तो इस एक्ट में 2005 में अमेंडमेंट किया गया और कहा गया कि चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, उसका एब्सोल्यूट राइट होगा उस पे प्रॉपर्टी पे। और कहा गया एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी है, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी में भी उसे एब्सोल्यूट राइट होगा। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे मिताक्षरा सिस्टम फॉलो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफरेंस मानी जा रही थी। इसमें लिखा था कि जो सेल्फ एक्योर्ड प्रॉपर्टी है वो अब आप किसी की भी है तो वो आप किसी को भी दे सकते हैं, वो आप उसमें बाउंड नहीं है कि अपने बेटे को ही देंगे या बेटी को ही देंगे। तो ये बहुत बड़ा ही कह सकते हैं ब्रेव मूव था, और हिंदू सोसाइटी ने काफ़ी ब्रेव साहस दिखाया, और उन्होंने अपनी उतना विरोध नहीं किया, बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को हक देना शुरू किया। अब नेक्स्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट ऑफ 1956। इसमें पहले तो माना गया कि माइनॉरिटी है क्या, है कौन, मतलब ये एक्ट ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई फिजिकल अनेबल है, और फिजिकल अनेबल नहीं, मान लीजिए कोई माइनॉरिटी 18 साल से नीचे का है, उसका गार्जियन कौन माना जाएगा? तो वो 18 साल से नीचे का जो लड़का होगा उसे माना जाएगा माइनर है वो। उसका गार्जियन कौन होगा? तो कहा गया कि अगर सन और अनमैरिड डॉटर है तो उसका गार्जियन माना जाएगा फादर को, अगर फादर नहीं है तो मदर को। और अगर इलिसिट सन और अनमैरिड डॉटर यानी अवैध संबंध से होने वाला जो बेटा है और जो अनमैरिड डॉटर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाएगी पहले मदर को, फिर फादर को जाएगा। और ये कहा गया कि जो हस्बैंड जो वाइफ का जो गार्जियन होगा वो हस्बैंड होगा। इस पे भी काफ़ी होता है, फेमिनिज्म वाले कहते हैं कि ये कैसा प्रावधान है, हम लोग सेल्फ क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारा गार्जियन हस्बैंड ही कौन है। ये भी से इसमें प्रावधान जोड़ दें क्या है कि जो, पर ये इसलिए था कि उस टाइम पे, अभी भी देख लीजिए जो महिलाएं अपने हैं उतने अपने पैरों पे नहीं खड़ी हैं, वो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है उनकी, दूसरों पे डिपेंड रहती हैं। तो इसमें बताया गया कि हस्बैंड उनका गार्जियन है।
हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1950 से जो अडॉप्ट करते हैं बच्चों को, उनसे रिलेटेड ये प्रावधान था। देखिए ध्यान रखिए, अदर रिलीजन्स में जो है कोई प्रावधान नहीं अडॉप्शन का, हिंदू रिलीजन में ही प्रावधान है एक्ट का। यानी हिंदू का मतलब सिख, जैन, बुद्ध, ये वाले यही अडॉप्ट कर सकते हैं। शुरू में तो हिंदुज़्म में कर सकते थे, बाद वालों में इन बाकी सारे इसमें जो धर्म है उनमें अडॉप्शन अलाउ नहीं है। तो अडॉप्शन मतलब अगर कोई फिजिकली अनेबल है, वो कोई बच्चा अडॉप्ट करता है, तो जो राइट बायोलॉजिकल चाइल्ड को मिलने वाले थे वो उस अडॉप्शन वाले चाइल्ड को मिलेंगे, इसमें ऐसा लिखा है। इसका मिसयूज़ भी ना हो, मान लीजिए कोई गलत ऑक्यूपेशन कर रहा है, और जैसे थोड़ा नहीं जो जो ऑक्यूपेशन धंधा टाइप का, जो सेक्स टाइप जो होता है, तो उसको उसका कोई मिसयूज़ ना कर ले कोई, जो है लड़कियों को ही बस अडॉप्ट करना शुरू कर दे इसी के लिए। तो इसको बचने के लिए कहा गया कि जब भी अडॉप्ट होगा तो मिनिमम 20, अगर अपोजिट जेंडर है, अपोजिट जेंडर का अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई जाके कोई मेल है वो जाके एक लड़की को अडॉप्ट कर रहा है, या अगर कोई लड़की मदर है वो सन को अडॉप्ट कर रही है, तो 21 साल का गैप होना चाहिए मिनिमम। और ये कहा गया कि कोई भी एक सेम जेंडर का चाइल्ड अडॉप्ट नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपके पास सन था, तो आप सन का अडॉप्शन नहीं कर सकते हैं, और आपका अगर लड़की है तो आप लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड भी केस था शबाना हाशमी का, कि वो मुस्लिम थे, मुस्लिम में तो अडॉप्शन होता नहीं है, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था, बाद में पता लगा कि ये उसकी गार्जियन नहीं हो सकते हैं, बन सकती हैं। तो फिर एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट वो हुआ, पास हुआ 2000 में। इसमें कहा गया, ये 2006 में अमेंड हुआ, और इसमें कहा गया किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, आप कहीं के भी हों, जो है बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें मेंटेनेंस का भी प्रावधान था कि मेंटेनेंस क्या होगा, तो हस्बैंड की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ पे होगी, और डाइवोर्स के बाद अगर वाइफ ने दोबारा शादी नहीं की तो हस्बैंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसमें कुछ अमाउंट उसे देना होगा वाइफ को, लाइफ टाइम के लिए देना होगा। माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फादर को जाएगी, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फादर पे जाएगी, और विडो जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फादर इन लॉ पे जाएगी, अगर उसका मतलब हस्बैंड नहीं है तो। तो यहाँ पर आपने समझा कि हिंदू में जो पर्सनल लॉ थे पहले, सॉरी पहले कैसे थे, कैसे कैसे उनमें सुधार है, अंग्रेजों ने क्या सुधार किया, स्पेशल मैरिज एक्ट आया, फिर जब इंडिपेंडेंट इंडिया हुआ तब उनके पर्सनल लॉ में कैसे सुधार हुआ। और आप कह सकते हैं कि यूनिफॉर्मिटी जो है वो हिंदूज लॉ में ऑलमोस्ट 99% तक आ चुकी है। उनके सारे लॉ सबके लिए सेम, हिंदूज में कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब हिंदूज, सिख, बुद्ध में कोई भी ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। इन सभी एक्ट के अकॉर्डिंग वो कोई भी काम कर सकते हैं। अब माइनॉरिटी सिविल लॉज को हम लोग समझते हैं, ये काफ़ी बड़ा क्लास हो रही है, लेक्चर हो रही है, क्योंकि ये वाइड टॉपिक है, तो उसमें एक एक लॉ को समझना पड़ता है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं क्रिश्चियंस के बारे में। देखिए क्रिश्चियंस का ये था कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं उस टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स भी क्रिश्चियन थे, तो वो जो लॉ बना रहे थे वो पहले से ही क्रिश्चियंस के लॉ से मिलते मिलते थे, तो उनको इतनी प्रॉब्लम हुई नहीं। और क्रिश्चियंस के लॉ पहले से ही प्रोग्रेसिव थे, थोड़े अच्छे टाइप थे, उसमें इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो उनके यहाँ जो मैरिज के लिए होता है वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का होता है। डाइवोर्स के लिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, सक्सेशन के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट ये 1925 है, थोड़ा गड़बड़ लिख गया है। और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, देखिए क्रिश्चियंस में अडॉप्शन अलाउ नहीं था, तो वहाँ पे गार्जियनशिप होता है। गार्जियन मतलब कि अडॉप्शन जो होता है वो दूसरा होता है, गार्जियन दूसरा होता है। गार्जियन मतलब 18 साल तक आप उसकी गार्जियन है, उसके सारे अधिकारों पे आपका अधिकार है, आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन 18 साल के बाद वो अपने डिसीजन खुद लेगा। और गार्जियन में जो होता है, गार्जियन की प्रॉपर्टी में उस बच्चे का हक नहीं होता, उस बच्चे की प्रॉपर्टी में गार्जियन का हक नहीं होता। तो गार्जियन मतलब गार्जियन अवार्ड, मतलब जो वो बच्चा जिसका वो गार्जियन है। लेकिन इससे रिलेटेड भी कुछ इशू आते थे। सक्सेशन से रिलेटेड एक इशू आया, मैरी रॉय केरला की थी महिला, मैरी रॉय इनकी बेटी ही हैं, अरुंधति रॉय। तो इशू विथ त्रावणकोर सक्सेशन एक्ट 1916, देखिए जो क्रिश्चियन का ये जो लॉ था, ये सक्सेशन एक्ट 1925, इसमें वोमेन को जब जो राइट था प्रॉपर्टी में,
प्रॉपर्टी में राइट मिलता था। लेकिन जो त्रावणकोर का था ये वाला एक्ट, इसमें कहा कि डॉक्टर को कोई राइट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में। तो इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि ये कैसा है, एक लॉ बना उसमें कह रहा है हक मिलेगा, दूसरे लॉ में कह रहे हैं हक नहीं मिलेगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा इंडियन सक्सेशन एक्ट ही पूरे क्रिश्चियंस पे अप्लाई होगा इंडिया में, यानी ये त्रावणकोर वाला नहीं अप्लाई होगा। क्रिश्चियन महिलाओं को प्रॉपर्टी में अधिकार मिलेगा। दूसरा, डाइवोर्स से रिलेटेड जो इशू था, डाइवोर्स से रिलेटेड इशू ये था कि एक प्रगति वर्गीज एक महिला थी, उन्हें डाइवोर्स चाहिए था। उनका हस्बैंड से उनकी बनी नहीं, वो डाइवोर्स चाहिए था। वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी कुछ ऐसे बोल रहे थे कि ऐसा कुछ चार्ज वार्ज था। तो सेक्शन 10 का जो इंडियन डाइवोर्स एक्ट है वो डिस्क्रिमिनेशन करता है हस्बैंड वाइफ के बीच में। इसका ये कहता है कि अगर हस्बैंड डाइवोर्स करे तो एडल्ट्री के बेसिस पे डाइवोर्स कर सकता है। सिर्फ एडल्ट्री का अगर बेसिस मिल गया कि उसकी वाइफ चीट कर रही है उससे, उसका कहीं और संबंध है, तो वो डाइवोर्स ले सकता है। लेकिन वाइफ को अगर करना है तो वो एडल्ट्री के बेसिस पे कर सकती है, लेकिन एडिशन में एक और चार्ज साबित करना होगा वाइफ को कि डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या और कुछ हो रहा है, तो ही साबित हो, तभी तभी डाइवोर्स मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। तो इन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में जब किया तो उन्होंने कहा कि ये तो वायलेशन हो रहा है मेरे आर्टिकल 14 का, कि हस्बैंड को तो एक ही सिर्फ एडल्ट्री के चार्ज पे हो रहा है, और दूसरा है कि मुझे एडल्ट्री भी साबित करनी है और एक और चार्ज भी साबित करना है। और उन्होंने कहा कि सेक्शन 20 आर्टिकल 21 का भी हनन हो रहा है मेरे, कि मान लीजिए कि एडल्ट्री वो कर रहा है और मैं कैसे रह लूँ उस जीवन में जहाँ एडल्ट्री उसने की है और मैं दूसरा चार्ज ना साबित कर पाऊँ, मुझे तो 2 चार्ज साबित करने होंगे ना। तो फिर सुप्रीम कोर्ट समझ गया बात को, उसने कहा जो सेक्शन 10 है इंडियन डाइवोर्स एक्ट का, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये अवैध है, और फिर इसे उसने कहा हटाना है इसे। लेकिन 2001 में फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेक्शन 10 को मेंटेन रखा, साथ में सेक्शन 10 ए उन्होंने जोड़ दिया। उन्होंने ये प्रावधान डाल दिया कि म्यूचुअल कोऑपरेशन से भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं, यानी कि कोई चार्ज साबित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर दोनों तैयार हों तो ही डाइवोर्स लिया जा सकता है। एक थे एल्बर्ट एंथोनी, उनका ये था, उनका भी एक केस आया, उनका डाइवोर्स से रिलेटेड था। क्रिश्चियंस में डाइवोर्स चाहिए तो आपको 2 साल तक जुडिशियल सेपरेशन होना पड़ता है, यानी कि अगर आप डाइवोर्स ले रहे हैं तो आप पहले कहेंगे कि डाइवोर्स लेने जा रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट देंगे, उसके बाद 2 साल तक आपको साथ नहीं रहना है। फिर जब 2 साल आपके साथ नहीं रहेंगे, पूरे हो जाएंगे, तब आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए बाकी धर्मों में तो 1 साल है, हिंदूज में भी तब तक 1 साल हो गया था, बाकी धर्मों में तो 1 साल है, मेरे ही धर्म में क्यों 2 साल है, मैं क्यों 2 साल इंतजार करूँ, ये मेरे आर्टिकल 14 का वायोलेशन हो रहा है, बराबरी नहीं है बाकी धर्मों से। तो फिर इसे भी करेक्ट करके 1 साल तक कर दिया गया। अब नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग बात करते हैं वो है पारसी जो माइनॉरिटी है अपने देश में उसकी। पारसियों का जो मैरिज और डाइवोर्स का है वो भी उनके पारसी मैरिज और एक्ट 1936 से उनका होता है। इंडियन सक्सेशन एक्ट जो क्रिश्चियन से ज़मीन बटती है, क्रिश्चियन लॉ जो नहीं, इंडियन सक्सेशन एक्ट मतलब उसी लॉ से क्रिश्चियन की भी ज़मीन का बंटवारा होगा और इसी से पारसियों का भी होगा। गार्जियनशिप एंड वार्ड्स एक्ट 1890 वही है। इसमें चिल्ड्रन से रिलेटेड इशू था। आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए एक पारसी मैन है, मैं पीएम लिख रहा हूँ, और वो किसी नॉन पारसी वुमेन से शादी करता है, तो इनके जो बच्चे होंगे उसको पारसी होने का दर्जा मिलेगा, यानी पारसियों में जो रीति रिवाज हैं, जिस हिसाब से चीज़ें होती हैं, उसको उस वो स्टेटस उसे मिलेगा। लेकिन अगर नॉन पारसी ओमेन है, उसने नॉन पारसी से शादी कर ली, पारसी ओमेन यहाँ पे है, वो अगर नॉन पारसी से शादी कर ली तो उनका जो बच्चा होगा उसको वो स्टेटस नहीं मिलेगा, उसको वो सम्मान नहीं मिलेगा। ये इशू पारसियों में है और ये आज तक है। आपको इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देना तो जे.आर.डी टाटा का ले लीजिए, पारसी थे, इनकी पहली वाइफ थी वो पारसी थी, उनकी डेथ हो गई तो उन्होंने दूसरी एक वाइफ फ्रेंच थी उनसे शादी की थी, तो उनके जो बच्चे थे उनको स्टेटस मिल गया। लेकिन मान लीजिए अगर जे.आर.डी टाटा पारसी ना होते और वो किसी नॉन पारसी से शादी करते तो उनके जो बच्चे होते उनको पारसी का जो होता है वो स्टेटस उनको नहीं मिलता। तो ये जो कंडीशन अभी भी है पारसियों में। अब ज्यूज़ की बात करते हैं। ज्यूज़ में इंडियन सक्सेशन एक्ट वही जो क्रिश्चियन और जो पारसियों में जिस हिसाब से ज़मीन बंटती वो इस एक्ट से बटेगी। गार्ड्स एंड वर्जिन एक्ट भी यहाँ पे वही होगा। और मैरिजेस और डाइवोर्स में उनके अपने रूल्स जो हैं वो फॉलो होंगे, अपने रूल्स उनके जो ट्रेडिशन में हैं वो फॉलो होंगे।
अब बात करते हैं मुस्लिम्स की। देखिए ये अपने जो कंट्री के सबसे बड़ी बड़ी माइनॉरिटी हैं, तो इनको मैं पहले बता चुका, जो इनका लीगल सिस्टम है, शरीयत इनके यहाँ चलता है। और इनके यहाँ जो शरीयत में जो है 4 जो मेनली हैं वो लीगल सोर्सेस शामिल हैं। एक तो है कुरान। कुरान वो है, कुरान का मतलब जो मोहम्मद पैगंबर ने जिनको लिखा है, उनका कहना था कि ईश्वर खुद आए और ईश्वर ने उनको ज्ञान दिया, फिर उन्होंने उस ज्ञान को उस वहाँ पे लिखा। एक है हदीत। इसमें कहा जो ये मोहम्मद पैगंबर से रिलेटेड है, कि अगर इसमें सुनना होता है कि जो मोहम्मद पैगंबर ने अपनी तरफ से चीज़ें जो कुरान में लिखी हैं वो, और जो काम डीड्स डन बाई मोहम्मद पैगंबर, जो मोहम्मद पैगंबर ने जो कार्य किए हैं। एक है कियास, कि जो ना कुरान में है ना हदीत में है, ऐसे कोई चीज़ें आ जाती जो ना कुरान में मिल रही ना हदीत में मिल रहे हैं, तो कुछ स्कॉलर्स ने उसकी व्याख्या की है, तो हदीत है। एक है इजमा, और जो इजमा मतलब कोई ऐसा न्यू मैटर आ गया, उस पर जूरिस्ट और स्कॉलर ने जो अपनी दी, उसका मतलब है इजमा। सुन्नी और शिया दो मेन यहाँ पे इनके समुदाय होते हैं। सुन्नी पोस्ट ऑफ इस्लाम, यानी जब मोहम्मद पैगंबर की डेथ हुई तो ये क्वेश्चन उठा कि अगला उत्तराधिकार, मतलब अगला ये पोस्ट जो है इनकी जगह पे कौन बैठेगा। तो सुन्नी कह रहे थे किसी एबल्ड पर्सन को बैठाओ जो योग्य है, जबकि शिया कह रहे थे उन्हीं के परिवार में से किसी को बैठाओ। तो इनमें उनमें भेद हो गया और वो दोनों अलग अलग हो गए। अपने यहाँ इंडिया में ज़्यादा जो बहुमत है सुन्नी है, तो सुन्नी की संप्रदाय में भी एक जो संप्रदाय आता है उसे हनफी संप्रदाय कहते हैं। जैसे मान लीजिए अपने यहाँ ब्राह्मण बहुत होते हैं, तो एक महाराष्ट्र का ब्राह्मण, गुजरात का ब्राह्मण, तो जिस तरह ये ब्राह्मण की कैटेगरी है, उस तरह सुन्नी के अंदर भी एक हनफी संप्रदाय होता है। शिया में अपने यहाँ इमामी होता है, मतलब कई उनके होते हैं, 4-5 उनके संप्रदाय होते हैं, पर इंडिया में हनफी संप्रदाय ज़्यादा है। अपने यहाँ जो शरीयत चलता है वो हनफी सुन्नी की हनफी संप्रदाय ने जो व्याख्या की है शरीयत की, वो चलता है अपने इंडिया में। क्रिमिनल केसेस पे 1800 तक, जब तक वहाँ औरंगजेब का टाइम था, तब तक सब पे यही अपने यहाँ शरीयत का एप्लीकेशन लागू होता था। वो शरीयत का अब शरीयत के लॉ जो सुन्नी के हनफी संप्रदाय ने कहा है, जो व्याख्या की है। हनफी जो संप्रदाय है वो कितने तरह के क्राइम को मानता है, तो ध्यान रखिए, हनफी संप्रदाय हुदूद एक क्राइम होता है। हुदूद का मतलब होता है जो ईश्वर के खिलाफ है। इसमें आता है जिना, अडल्ट्री। अडल्ट्री बहुत ही मुस्लिम्स में जो शिया में थे, बहुत ही ये ऐसा क्राइम माना जाता है कि ईश्वर के विरुद्ध है, इसकी सज़ा बहुत कठोर होती है। अगर सिया का चार्ज लग गया तो आपकी पत्थर मार मार के हत्या होगी। और थेफ्ट, आप तो सुना ही होगा सऊदी वऊदी अरब में, और कि ये जो चोरी करने पे हाथ काट दिए जाते हैं, ये अगेंस्ट, ये मतलब ईश्वर के खिलाफ किए गए अपराध है, इसमें कड़ी सजा होती है। दूसरा होता है कियास। कियास मतलब 2 पर्सन के बीच के मामला, कि किसी ने खून कर दिया, मर्डर कर दिया, ऐसे ऐसे ये कियास होता है। और एक होता है ताज़ीर, अदर क्राइम, जैसे किडनैप हो गया, किसी ने किडनैप मर्डर करने की कोशिश की लेकिन मर्डर कर नहीं पाया, ऐसे जो क्राइम होते हैं वो इसमें आते हैं। नेक्स्ट, प्रोसीजर लॉ जो हमने बताया कि बहुत रेडिकल था, जैसे मैंने बताया प्रोसीजर लॉ जो हनफी संप्रदाय का जो शरीयत का था, कि ये जो बलात्कार टाइप होते हैं उसमें उसमें 4 मेल विटनेस को लाना पड़ता है। आपको जानना है तो एक एग्जांपल आपको दूं पाकिस्तान का, कि एक मुख्तारन बाई थी। मुख्तारन बाई एक ट्राइबल की महिला थी, तो एक दूसरे ट्राइबल के एक इंसान को मुख्तारन भाई से प्रेम था। तो उसने क्या किया, शायद उनमें मतभेद हो गया, मुख्तारन भाई मानी नहीं, तो उसने क्या किया, मुख्तारन बाई के भाई पे इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी बहन के साथ प्रेम संबंध, दैहिक संबंध बनाने की कोशिश की है। अब ये तो एक बहुत संगीन क्राइम था, एडल्ट्री टाइप क्राइम था, मतलब एडल्ट्री नहीं, ये क्राइम बहुत ही संगीन था। तो इसका हिसाब कैसे होगा, तो शरीयत अपनी, उनके यहाँ तो मुस्लिम लॉ शरीयत चलता है, तो उनके हिसाब से क्या लॉ था कि इनका हिसाब उसी तरह बराबर किया जाएगा जैसा इसने काम किया है। तो मुख्तारन भाई, इसकी बहन को बुलाओ, इसने मेरी बहन के साथ किया तो इसकी बहन को बुलाओ। तो मुख्तारन भाई को बुलाया गया। मुख्तारन बाई का वहाँ पे 4 लोगों ने रेप किया, 10 लोग विटनेस बने वहाँ पे। मुख्तारन बाई थक गई उन लोगों को सज़ा दिलाते दिलाते, सुप्रीम कोर्ट में वहाँ तक मामला गया पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें 4 में से 3 को बरी कर दिया था। बाद में कुछ मुस्लिम संप्रदाय कहने ये लगे कि ये तो एक तरह से ये तो
वो क्या कहते हैं, मुख्तारन बाई पे अडल्ट्री का चार्ज लगने लगा। उन्होंने कहा इसकी जो ये इसका जो सज़ा का प्रावधान है ये तो हुदूद क्राइम से मिलेगा, लेकिन तब ये नहीं माना। सोचे हुदूद क्राइम से मिल जाता, अडल्ट्री का चार्ज लगता तो उसे पत्थर मार मार के हत्या होती मुख्तारन बाई की, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। मुख्तारन बाई को इंसाफ नहीं मिला। बेसिकली आज समझिए कि हम लोग बहुत ही सौभाग्य थे कि ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे शरीयत एप्लीकेशन नहीं रखा था और हमारे लोगों के पास आईपीसी जो थी वो आ गई थी, आईपीसी सीआरपीसी क्रिमिनल मामलों में। तो ऐसा घटना अपने यहाँ नहीं हुई थी। तो सिविल लॉ में शरीयत, देखिए क्रिमिनल लॉ में तो शरीयत हटा दिया गया था, आईपीसी आ गई थी। अब जो सिविल लॉ बचे थे उसमें मुस्लिम लोग नहीं तैयार हो रहे थे, वो कह रहे थे नहीं आपने क्रिमिनल मामलों में तो कर लिया लेकिन मेरे उसमें मत कर, सिविल लॉ में। तो अभी तो आप लोगों ने जाना है कि 1937 में लॉ पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि उनके जो पर्सनल लॉ हैं शरीयत वाले वो उनके सिविल लॉ में अप्लाई होंगे। उसी के हिसाब से काजी है, काजी मतलब एक जो जज जो रीजन में बैठता है, उनके हिसाब से मुफ्ती जो उससे सुपीरियर होता है। सेक्शन 5 का जो इसमें था, जो डाइवोर्स तो कोर्ट का कहा था इस 1937 वाले में, तो उसमें सेक्शन 5 में ये लिख दिया गया था कि डाइवोर्स जो होगा कोर्ट में होगा, वो स्पेशल केसेस में ही होगा। 2 साल बाद 1939 में एक और एक्ट आया जिसको डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट कहा गया। इसमें यही प्रावधान जोड़ दिया गया कि अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो कोर्ट में जाके ले सकते हैं। लेकिन वही बात है कि ऐसी चीज़ें काम करती नहीं हैं मुस्लिम्स में। आज भी देखिए इतना वहाँ पैट्रियार्की है, मुस्लिम्स में पैट्रियार्की ऐसे भी है, हिंदूज़ में भी है, बस हिंदूज़ के लॉज में चली गई है, समाज में तो अभी भी है। मुस्लिम्स में वैसे ये है कि समाज में भी है, उनके लॉ में भी है। तो वहाँ पे जाते नहीं हैं कोर्ट, वहाँ वही काजी और मुफ्ती यही लोग मिलके करते हैं। वहाँ पैट्रियार्की है ही है, तो वहाँ पे स्कोप ही छोड़ दीजिए, कोई उस महिला को जस्टिस मिलेगा। अब मैरिज, उनके सिविल मामले में हिंदूज़ के मैरिज का समझते हैं। तो देखिए मुस्लिम्स में मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट में एक निकाह नामा होता है कि जब शादी होगी तो एक डॉक्यूमेंट होगा, उसमें शर्तें लिखी होंगी, उसमें निकाह नामा होता है। उसमें एक मेहर का प्रावधान होता है, और मेहर का मतलब कुछ राशि जो डाइवोर्स होने पे जो हस्बैंड वो अपनी वाइफ को देगा। और वो मेहर की राशि बहुत ही नॉमिनल टाइप होती है, हज़ार हज़ार रुपए के आसपास होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीधी सी बात है, जो लड़के वाले लड़कियों को एक रीत है कि मेहर की राशि देनी है, और वो मेहर की राशि एक रिचुअल की तरह है, रीत की तरह है देनी है। तो 1000 रुपये रख दिया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि प्रसाद चढ़ाना है तो चढ़ा दो, कुछ ज़्यादा चढ़ाता है कम चढ़ाता है, कोई कहता है 1 ही रुपये चढ़ा दो कथा हो रही है। तो एक वही रिचुअल के टाइप पे 1000 होता है। और ये मेहर की राशि कमिटेड होती है, निकाहनामा में लिखी होती है 1000 रुपये राशि, और ये डाइवोर्स के बाद देना होता है। और आप सोचिए, मेहर की राशि किसी ने 3 तलाक बोल दी, 1000 रुपये दे दिए, बस काम खत्म उसका। 3 महीने की इद्दत की अवधि तक पैसा देना होता है, यानी कि जब डाइवोर्स हुआ तो मेहर की राशि देंगे और 3 महीने तक पैसा देंगे, यानी डाइवोर्स हो उसके 3 महीने तक उसे 3 महीने को कहते हैं इद्दत की अवधि। और मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम वूमेन चाहे कि मेरी सिक्योरिटी आगे बनी रहे, तो आप निकाह नामा में मेहर की राशि मिनिमम इतना लिखिए जो मेरा डाइवोर्स के बाद मेरा काम चला सके। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। लोग समाज ही उसे इतना देख देख के कहेगा कि ये तो शादी से पहले ही डाइवोर्स की बात कर रही, इससे कौन शादी करेगा। लड़की हो रही है, ऊपर से हम लोगों से कह रही है कि लड़की हो, कि लड़कों वालों से कह रही है कि इतना लिखवाओ पैसा। तो यहाँ पे मैरिजेस का जो मुस्लिम में है, उनकी सोशल सिक्योरिटी बहुत ही लिमिटेड होती है। बात करें पॉलीगैमी की, बहुविवाह की, तो कुरान में सीधे सीधे मेंशन है कि 4 शादियाँ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मूर्ख आदमी है ना, वो ख़राब बातें ले लेता है कुरान से, अच्छी बातें नहीं लेता है वो। मोहम्मद पैगंबर साहब ने 2 कंडीशन दी थी कि आप बहुविवाह कर सकते हैं। पहली कंडीशन, सेक्स रेशियो अगर गड़बड़ है, मान लीजिए किसी गांव में वही एग्जांपल कि 1000 आदमी है, 800 वोमेन है, अब वो 200 वोमेन तो बच गई, उनका रख रखाव कैसा होगा? ये उस ज़माने की बात है जब वोमेन अपने पैरों पे खड़ी नहीं थी, आईएएस इंजीनियरिंग ये सब नहीं करती थी, उनका रख रखाव कौन करेगा? उनका गार्जियन कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा कि अगर सेक्स रेशियो का मामला है तभी आप दूसरी शादी करिए। दूसरा कंडीशन थी कि आप तभी शादी करिए जब इस बात की गारंटी हो कि आप दोनों जो वाइफ हैं उनको बराबर सम्मान देंगे। तो बेवकूफ़ आदमी अच्छी बातें तो देखते नहीं हैं, गलत बातें कि उन्होंने बस देख लिया 4 शादी कर सकते हैं, बस 4 शादी कर लिया। इसमें एक बहुत ही एक खराब प्रचलन है निकाह हलाला का। अगर डाइवोर्स होता है, मान लीजिए 2 पति पत्नी हैं
और पति ने गुस्से में उसको 3 बार तलाक बोल दिया, तलाक तलाक तलाक। मुस्लिम्स में जो हलाल वर्ड है उसका मतलब होता है जस्टिफाइड, जो सही है। हराम वर्ड है जो जस्टिफाइड नहीं है, जो परमिटेड नहीं है। तो उसने, आदमी ने गुस्से में तलाक बोल दिया, आदमी का गुस्सा ठंडा हुआ, वो चाह रहा है वापस हम मिले। मान लीजिए उसने तलाक बोला और किसी को पता लग गया, बैठक बैठ गई, काजी साहब आ गए। अब वो चाहे वापस शादी करे तो कर नहीं सकता है, क्योंकि तलाक के बाद उसी से शादी करना ये एक हराम है, ये परमिटेड नहीं है। इस शादी को हराम से, इस शादी को हराम से हलाल बनाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं निकाह हलाला। तो इसमें क्या होता है, इसमें समझते हैं। इसमें मान ली, इसमें क्या होगा कि अगर उसने डाइवोर्स दे दिया है वाइफ को, अब वो वापस शादी नहीं कर सकते, तो उस वाइफ जो और महिला होगी उसे उस काजी से शादी करनी होगी पहले, और शादी करने के बाद उसे फिजिकल रिलेशन भी बनाने होंगे। उसके बाद वो काजी उसको तलाक 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 कहेगा। जब वो तलाक हो जाएगा, अब फिर वो दोनों वापस, जो वाइफ और हस्बैंड है, वो शादी कर सकते हैं। अब ये जो शादी है हलाल मानी जाएगी। तो आप समझिए इसमें मुस्लिम वोमेन की क्या गलती। ना उसने तलाक बोला, ना उसे गुस्सा आया, तब भी उसकी हालत ऐसी हो गई है। इसमें काफ़ी गड़बड़ थी। नेक्स्ट बात आती है डाइवोर्स की। तो डाइवोर्स में तो पहला तो है तलाक की, जो 3 तलाक था, अब तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, ये मतलब मेल दे सकता है। दूसरा तलाक का टाइप होता है खुला। इसमें वाइफ जो है वो शुरुआत करती है, वाइफ कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि खुला ही हो जाए, क्योंकि इसमें मेहर की राशि नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वाइफ चाहती है कि तलाक हो। एक होता है मुबारत, इसमें म्यूचुअल कंसेंट से, कि दोनों ने सोचा समझा कि अब हमें तलाक चाहिए, तो म्यूचुअल कंसेंट से इसमें तलाक होता है। तफवीज़ जो है, इसमें जो मेन है वो वोमेन को राइट देता है कि तुम्हें अगर कभी भी लगे हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं तो तुम तलाक ले सकती हो। एक होता है लियान, इसमें अगर अडल्ट्री का केस लग जाए, कि वो इंसान को लगे कि मेल को लगे कि ये अडल्ट्री का केस लग रहा है, इसने चीट किया है मेरे पे, तो तलाक ले सकता है। और अगर ये फेल्ड हो जाए कि वो नहीं प्रूव कर पाए कि अडल्ट्री का केस हुआ है, तो नो कॉन्फिडेंस, यानी कि हम में विश्वास नहीं बचा, मुझे विश्वास नहीं, अगर मैं फेल हो गया, मैं साबित नहीं कर पाया या मैं साबित नहीं कर पाई। लड़के में ही होता है कि वो कहता है कि मैं साबित नहीं कर पाया, लेकिन हमारे में विश्वास नहीं रह गया, तो हम इस रिलेशन में नहीं रहेंगे, तो ये लियान तलाक हो जाता है। एक होता है खियार, मान लीजिए किसी छोटी सी उम्र में शादी हो गई, तो जब वो लड़की प्यूबर्टी होगी उसकी, जब वो अडल्ट बनेगी, प्यूबर्टी जब उसकी हिट होगी, तब उसको समझ आएगी, तब अगर वो चाहे कि मुझे इस रिलेशन में नहीं रहना है, तब वो खियार होता है। इसमें 99.9% ये वाला तलाक होता था, ये दोनों होते ही नहीं थे, मतलब खुला से लेके ये वाले होते ही नहीं थे, ज़्यादातर यही होते हैं थे। बाद में कोर्ट का भी प्रावधान आई गया, आपको पता 1939 में, 1937 में शरीयत एप्लीकेशन का एक्ट आया था, और 39 में प्रावधान आ गया था कि कोर्ट से भी मुस्लिम वोमेन तलाक ले सकती है। अब तलाक में जो पैगंबर साहब ने बताया है कुरान में, वो है तलाक सुन्नत। तलाक सुन्नत में 2 टाइप हैं, एक है तलाक ए हसन। पैगंबर साहब ने ये बोला था, उन्होंने, कि तलाक जो है आप लाइफ में 3 बार बोल सकते हैं, कि एक मान लीजिए बोला 20 साल की उम्र में, फिर एक 40 साल की उम्र, फिर एक 60 साल की उम्र में, और जब आखिरी बार आप ऐसा बोलेंगे तो आपके साथ फिर फिजिकल रिलेशन नहीं होनी चाहिए। कब तक नहीं होनी चाहिए? इद्दत की अवधि तक, 3 महीने के बाद तक आपके फिजिकल रिलेशन नहीं होने चाहिए, और मेहर का अमाउंट आपको देना होगा। और दूसरा एक है तलाक हसन। तलाक हसन में कि अब ये हो गया कि संबंध बहुत ही ख़राब हो गए हैं, अब कब तक कोई इतना लाइफ भर वेट करे, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने तक आप रख सकते हैं, कि पहले महीने तलाक बोल दीजिए, दूसरे महीने बोल दीजिए, तीसरे महीने बोल दीजिए, और फिजिकल रिलेशन इन 3 महीनों में नहीं बनाना है। 3 महीने काफ़ी होता है, किसी भी, कोई अगर गुस्से में कोई काम हो रहा है दिमाग ठंडा करने के लिए। ये तलाक के प्रोविज़न ये थे कुरान में। लेकिन मॉडर्न इंसान, जो नए बाद में लोग हैं, उन्होंने अलग ही तलाक की बिद्दत अपना बना लिया, कि 3 बार तलाक बोल दो, 3 सेकंड में बोल दो, व्हाट्सएप पे बोल दो, ईमेल में बोल दो, चिट्ठी में बोल दो, किसी भी तरह बोल दो, ये 3 तलाक हो गया। सक्सेशन, मुस्लिम्स में ज़मीनों का सक्सेशन कैसे होगा, इस पे समझते हैं। तो इस मुस्लिम्स का सबसे बढ़िया सक्सेशन का लॉ है, ये सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। उनमें शुफा चलता है। इसमें ये होता है कि मान लीजिए कि 4 भाई थे, अब एक भाई है, 4 ज़मीन के हिस्से हुए 4 भाई में,
अब एक भाई जा रहा है, वो घर छोड़ के वो कहीं सिटी में या कहीं भी और रहने जा रहा है, तो वो जो उसकी ज़मीन उस घर में है या कहीं भी है, तो उस ज़मीन को बेच रहा है, तो बेचने के बाद उसका जो उस ज़मीन के खरीदने की जो पहली प्रायोरिटी होगी, वो सबसे पहले उसके भाई और रिलेटिव्स को दी जाएगी। अगर वो नहीं ले रहे हैं, तब जाके वो किसी आउटसाइड को वो बेच सकता है। मुस्लिम्स में जो बेटियां होती हैं, उनका एब्सोल्यूट राइट होता है ज़मीन पे। हिंदुओं में पहले तो इस लिमिटेड था, बाद में एब्सोल्यूट हुआ। इसमें शुरू से ही एब्सोल्यूट राइट था। बस एक इसमें से प्रॉब्लम ये थी कि जब ज़मीन बटेगी, तो 2/3 सन को मिलेगी, 1/3 डॉटर को मिलेगी। और मुस्लिम्स में कोई भी इंसान जो अपनी प्रॉपर्टी की विल है, यानी वसीयत है, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी की 1/3 प्रॉपर्टी उसी की वसीयत करा सकता है। बाकी प्रॉपर्टी उसके आगे उसी हिसाब से बटेगी, किसके हिसाब से? शुफा के हिसाब से बटेगी। अब जुडिशियल एस्पेक्ट समझते हैं। ये जितने भी पर्सनल लॉज, ये जितने भी क्या मुस्लिम से पर्सनल लॉ से जुडिशियल एस्पेक्ट्स हैं, इन समझते हैं। अब आपने अभी तक देख ही लिया कि बहुत सारी ऐसी नेगेटिव बातें हैं, बहुत सारी गड़बड़ बातें हैं, जैसे निकाह हलाला हो गया, तलाक का हो गया। तो इसमें कुछ तो गड़बड़ ही है, तो इसमें जुडिशरी ने क्या किया? देखिए, पर्सनल लॉ को नहीं टच कर सकते हैं, ये आपका मूल अधिकार तो नहीं है, लेकिन आपका जो रिलीजियस अफेयर्स है, जो आपके धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक आप मैनेज जितने भी रिलीजियस अफेयर्स कर सकते हैं, उसकी आपको पावर मिलती है 25-26 से। आप ये कह सकते हैं कि आप मेरे जो पर्सनल लॉ है, हम अपना चाहे जैसे चाहे शादी करें, जैसे चाहे डिवोर्स करें, जैसे चाहे ज़मीन बाँटे, हमारा सिविल मामला है, हम चाहे जैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें मूल अधिकार मिला है 25-26 में। तो आप मेरे पर्सनल लॉ को नहीं टच कर सकते हैं, इसकी पावर मिलती है 25 और 26 से। जुडिशरी स्टेट आपके पर्सनल लॉ टच कर सकती है, इसकी पावर आती है 14, 15, 21 और 44 से। एक यानी 14 राइट टू इक्वलिटी, 15 डिस्क्रिमिनेशन, 21 राइट टू लाइफ और 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इससे आती है, तो इसको भी थोड़ा अब हम लोग समझते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि आजकल जो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी फॉलो होता है, कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाता है जो धर्म से रिलेटेड है, तो हम उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी चेक करेंगे। यानी अभी कुछ जैसे दिन पहले केस आया था कि जो ये लाउड स्पीकर जो मॉस्क में लगते हैं, मस्जिद में, ये नहीं अलाउ होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में गया, उन्होंने कहा कि हमारा धार्मिक अधिकार है, 25 और 26 से हम लगा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ एसेंशियलिटी चेक करता है। एसेंशियलिटी मतलब क्या वो चीज़ जिसके ऊपर दावा किया जा रहा है, क्या वो इस्लाम या किसी धर्म का अभिन्न हिस्सा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर तो अभिन्न हिस्सा नहीं है। भाई, इस्लाम के जन्म से पहले तो लाउड स्पीकर था नहीं, लाउड स्पीकर के बिना भी नमाज पढ़ी जाती रही है। तो ये हम इसे अलाउ नहीं करेंगे। यानी कि हम उसे ही अलाउ करेंगे जो अनिवार्य हिस्सा है। कल को अगर पटाखों पे बैन लग जाए, तो हम लोगों को ज़्यादा, जो मुस्लिम हैं, हिंदूज़ हैं, उनको ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब राम जी लौटे तब पटाखे नहीं दगाए गए थे, ये तो बाद में हम लोगों ने ऐड कर दिया है। हाँ, अगर दिए जलाने पे रोक हो रही है तब ये नहीं, तब हम लोग कह सकते हैं कि नहीं, आप हमारे 25 और 26 फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहे हैं। जो 25 और 26 जो आर्टिकल है, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट आपको मिल गए हैं रिलीजियस से रिलेटेड तो आप बस मिल ही गए हैं। इसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन है। इसमें जो 25 में जो डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है, वो ये है कि अगर पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर के लिए हम आपके मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। जैसे अभी कोविड-19 में नमाज एक जगह नहीं पढ़ी जा सकती है, तो पब्लिक ऑर्डर में हम लोगों ने उनके धार्मिक चीज़ों में हाथ लगाया, तो पब्लिक ऑर्डर के लिए हम आपका रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। दूसरा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं हेल्थ के लिए, यही आप कह सकते हैं कि हेल्थ, कोविड-19 हेल्थ से रिलेटेड था। पब्लिक ऑर्डर मतलब आप एक जगह जैसे समुदाय बना के रखे हुए हैं, कहा गया कि नहीं बनाना है, दंगे हो सकते हैं, आप नहीं ग्रुप बना सकते हैं, तब हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मोरालिटी, यानी कि मान लीजिए किसी का धर्म ये कहता है कि आप नेकेड होके रोड पे चलिए, पार्क में चलिए, तो ये भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि ये मोरालिटी के खिलाफ है। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर इनमें से 25 और 26, अगर कोई इसमें ऐसी रीति रिवाज है जो बाकी मूल अधिकारों को सीमित कर रही, बाकी मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो हम आपके मूल अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर करने के लिए मान लीजिए कोई आपकी रीति ऐसी है जो बेकार रीति है, जो सोशल वेलफेयर नहीं करती है, महिलाओं और बच्चों पे अन्याय करती है, तो हम उसे रोक सकते हैं, ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तीसरा सेकुलर एस्पेक्ट जो होगी, सेकुलर एस्पेक्ट्स क्या होता है? मान लीजिए किसी मंदिर में प्रसाद बँट रहा है, पूजा हो रही है, तो प्रसाद बँट रहा है, पूजा हो रही है, ये आपका तो धार्मिक मैटर है।
लेकिन वहाँ कितने लोग जाएंगे? वहाँ लोगों मतलब लड़ाई वाली तो स्थिति नहीं है, या उस प्रसाद में कुछ खराब चीज़ तो नहीं मिली हुई है। ये धार्मिक मामला नहीं है, ये सेकुलर धर्म से जुड़ा हुआ सेकुलर एस्पेक्ट है, तो इस पे भी हम रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं। सेम यही रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 26 में भी लगती हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ एसेंशियलिटी तो आपने समझ ली, अब समझिए आर्टिकल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड एक केस हुआ है नारासू अप्पा माली का, वो समझते हैं। तो देखिए आर्टिकल 13(1) में कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्री कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो लॉ बने थे, लॉ इन फोर्स है, लॉज यहाँ नहीं लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है लॉज इन फोर्स। तो लॉज इन फोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले थे वो आर्टिकल 32 में लिखा है कि इंडिपेंडेंट के बाद जो लॉ बने हुए हैं वो, और आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि लॉ इन फोर्स मतलब अगर लॉ इन फोर्स में ऐसा कोई लॉ बना हुआ है, ऐसा कुछ बना हुआ है जो मूल अधिकारों को सीमित करता है, तो हम उस लॉ को इनवैलिड कर देंगे। आर्टिकल 13(3) ये कहता है। आर्टिकल 13(3) में दो चीज़ें दी गई हैं, मतलब एक लॉ इन्फोर्स दी गया है, एक लॉ के बारे में दिया गया है। लॉ तो हम लोग अपने केशवानंद भारती केस में तो समझा ही था, लॉ मतलब ऑर्डिनेंस, एक्ट, इन सब में डेफिनेशन दी गई हैं। लेकिन लॉ इन्फोर्स में ये कहा गया कि अगर कोई लॉ जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी अथॉरिटी ने बनाया है तो हम उसे इनवैलिड घोषित कर देंगे। लॉ इन फोर्स में कहीं कस्टम्स वर्ड का जिक्र नहीं आया है, कस्टम वर्ड्स का जिक्र आया है लॉज में, लॉ इन फोर्स में नहीं आया है। इसी से रिलेटेड हुआ नारासू अप्पा माली का केस 1946 में। बॉम्बे जो स्टेट था उसने एक लॉ पास किया, उसका नाम था प्रिवेंशन ऑफ हिंदू बाईगेमी एक्ट। उसमें लिखा गया कि मतलब एक वाइफ, आप दो वाइफ नहीं रख सकते हैं, एक वाइफ ही आपकी एक ही शादी कर सकते हैं। तो उसने क्या था, दो शादी कर ली। नारासू अप्पा माली जी थे, उन्होंने दो शादी कर ली, हिंदू था वो। उसकी पहली वाइफ ने केस कर दिया। तो उसका एक पॉइंट ये था कि देखिए, मैं हमारे यहाँ हिंदुओं में पिंडदान होता है, तो मेरी पहली वाइफ से मुझे लड़का नहीं हुआ, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। उसने दूसरा क्वेश्चन ये कहा कि मैं दो शादी कर रहा हूँ तो मुझे आप ये क्या कहते हैं, सज़ा दे रहे हैं, लॉ बना रहे हैं। यहीं साथ में मुस्लिम्स तो चार चार शादी कर रहे हैं, उनको आप सज़ा नहीं दे रहे हैं। उसने कहा कि सेक्शन 494 जो आईपीसी का है वो कहता है कि बाईगेमी यानी दो शादी करने पे जो है वो पनिशमेंट होगी। अब आईपीसी तो जो ये आईपीसी है ये तो हिंदू मुस्लिम सब पे लगता है, तो फिर मुस्लिम लोग कैसे शादी कर ले रहे हैं दो, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? उन्होंने कहा मुझे इसका भी जवाब चाहिए, और ये मेरे राइट टू इक्वलिटी का खिलाफ है कि मुस्लिम लोग शादी कर ले रहे हैं दो, मैं क्यों एक कर पा रहा हूँ, आप मुझे इसका भी जवाब दीजिए। तो यहाँ पे जो जजमेंट आया उसने, कह सकते हो, हमारे जो देश को आगे 30 मतलब मुस्लिम्स वोमेंस को या मुस्लिम लोगों को देश को अंधकार में डाल दिया अगले 30-35 साल के लिए। क्वेश्चन ये था कि जो मुस्लिम जो हिंदू विंदू के कोड बिल बने थे, ये तो जो हिंदू के कोड बिल बने थे ये तो आपके पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ, इंडिपेंडेंस के बाद बने थे। ये बॉम्बे का जो लॉ बना है ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ है। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के पहले बना है, आपको पता है 1939 में आया था ये, 1939-37 में। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ हैं, और लॉ की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कोई भी एक्ट हो, ऑर्डिनेंस हो, ये वो, तो ये सब तो एक्ट है। ये अगर मूल अधिकारों को सीमित करेंगे तो हम खारिज कर देंगे, ये मूल अधिकारों को हनन करेंगे ये। और ये जो एक्ट है ये बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि ये मूल अधिकारों को हनन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हिंदू कोड बिल था, हिंदू मैरिज एक्ट था, बॉम्बे का एक्ट था, ये सब तो सही एक्ट है। लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उन्होंने ये कहा कि एक्ट नहीं है, ये कस्टम्स हैं, यानी एक रीत रिवाज है, रीत रिवाज थे ये हिंदू जो मुस्लिम के पर्सनल लॉ हैं, ये रीत रिवाज हैं। और 1937 में तो बस एक लॉ लिख दिया गया था कि इनके जो लॉ है वो इनके जो जितने सिविल मैटर है वो इनके रीत रिवाज के हिसाब से चलेंगे। तो मुस्लिम जो शरीयत है वो कोई लॉ नहीं है, वो तो कस्टम्स है। और लॉ इन फोर्स आर्टिकल 31 में लिखा हुआ है, और लॉ इन फोर्स की परिभाषा में कस्टम्स वर्ड का नहीं, कस्टम्स कहीं नहीं लिखा हुआ है कि लॉ इन फोर्स में कस्टम्स भी शामिल है, और शरीयत तो कस्टम्स है, कस्टम है वो। तो क्वेश्चन यही था कि क्या हम आर्टिकल 13
कि 3 के बेसिस पे पर्सनल लॉ को रिव्यू कर सकते हैं, तो उन्होंने जजमेंट दिया नहीं कर सकते हैं। ये वो जजमेंट था। अब ऐसा क्यों किया? कई एक्सपर्ट्स लोग अ, ये कहते हैं कि उस टाइम देश आज़ाद हुआ था, काफ़ी बहुत ही देश को तोड़ने वाली कई ताकतें थीं, तो उस टाइम और झगड़े मोल लेने का कोई हिसाब बनता नहीं था। और उसी टाइम भारत आज़ाद हुआ था, 1951 का केस है। और उस टाइम माइनॉरिटी मुस्लिम खुद ही पशोपेश में थे कि इंडिया में रहें कि पाकिस्तान में रहें, और उन्होंने इंडिया में रह के कोई गलती तो नहीं कर दी, और ऐसा कोई जजमेंट आ जाता कि पर्सनल लॉ को छेड़ सकते हैं, तो इंडिया के ऊपर उंगली उठती कि तुमने तो बहुत वादे किए कि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट और उनके लॉ को छेड़छाड़ नहीं करोगे, उनके पूरा हक मिलेगा इस देश में, और अब तुम खुद ही उनके लॉ को वो कर रहे हो। सेम नेहरू जी ने पे भी यही सवाल उठा था कि आपने अगर ये अच्छाई का काम कर रहे हो तो सिर्फ हिंदू कोड बिल क्यों लाए, मुस्लिम्स के भी लाने चाहिए थे। तो नेहरू जी ने भी यही कहा कि शुरू शुरू में देश आज़ाद हो रहा था, ऐसी बात थी, ऐसे मामलों में जाते तो और भी राइट्स और कम्युनल दंगे हो सकते थे। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी तो आता है कि 64 तक आप जीवित थे, उसके बाद आप चीज़ें सही कर सकते थे, लॉ ले आते थे। ये तो क्वेश्चन उठता ही है। तो ये वो जजमेंट था जिसने कह दिया कि नहीं, हम लोग रिव्यू नहीं कर सकते हैं पर्सनल लॉ को। इसके बाद आप बहुत रोचक बात समझिए कि ये बॉम्बे हाई कोर्ट का है फैसला। किसी सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हुई इसके खिलाफ, ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट ने की। सब लोग चुपचाप बैठे थे कि इस मामले को भी टच नहीं करना है, ये जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आज तक अपील नहीं हुई है इस पे। शाह बानो केस ये एक ऐसा समझ सकते हैं अपने यहाँ का केस है, बहुत ही कह सकते हैं। समझिए पहले इस केस को, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, शाह बानो एक महिला थी। ये उत्तराखंड की थी। इंदौर में एक अहमद साहब थे, उनके साथ इनकी शादी हुई, इनके 5 बच्चे हुए। और शादी के 14-15 साल बाद अहमद खान ने दूसरी शादी कर ली, और 1975 में अहमद खान ने इनसे कहा कि आप घर छोड़ दीजिए और मैं आपको महीने के 200 रुपये दूंगा। तो शाह बानो भी कहा ठीक है, अब दूसरी वाइफ आ गई है, मेरा आत्मसम्मान क्या रहेगा, इससे अच्छा मैं अलग ही रहूं, और रुपए तो मुझे मिल ही रहे हैं मेरे खर्चे के लिए। तो वो चली गई। 1978 तक उन्हें पैसे मिलते रहे। 1978 के बाद उन्हें पैसे मिलना बंद हो गए। इन्होंने केस कर दिया लोअर कोर्ट में, और सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अकॉर्डिंग इन्होंने केस किया। अब सेक्शन 125 क्या कहता है? इसमें लगता है कि अगर कोई जो मेल है, जो आदमी है, वो अगर योग्य है, उसकी अच्छी खासी तनख्वाह है, तो उसे महीने मैक्सिमम कुछ अमाउंट अपनी पत्नी को देते रहना पड़ेगा। अगर वो अलग रहते हैं तो, सेपरेट डाइवोर्स नहीं हुआ, सेपरेशन की बात हो रही है, उसको खर्चे चलाने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट उसे देते रहना पड़ेगा अपनी वाइफ को। हाँ, तब अगर वाइफ ने दूसरी शादी नहीं की हुई है तो जब इन्होंने केस किया लोअर कोर्ट में, तो अहमद साहब आए, उन्होंने तलाक दे दिया, बोला तलाक तलाक तलाक। और उन्होंने कहा कि मेहर की राशि और ये मेंटेनेंस का इद्दत की अवधि तक तो खर्चा बनता है, वो 5400 रुपये है। उन्होंने 5400 रुपये दे दिए शाहबानो को और कहा कि अब हमारा रिश्ता ख़त्म। शाहबानो ने हाई कोर्ट में केस किया। शाहबानो ने हाई कोर्ट में केस किया, और हाई कोर्ट में ने जजमेंट दिया, इंदौर की हाई कोर्ट ने, कि अहमद साहब को 25 रुपये पर मंथ शाहबानो को देना पड़ेगा। अहमद साहब कैसे झुक जाते, ये उनके मतलब वसूल का मामला था, उनकी इज्जत की मामला था, कैसे एक महिला के आगे झुक जाए। और अहमद साहब वकील थे, बहुत जाने माने वकील थे, मंथली 5000 उनको रुपए मिलते थे। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया, दो जज के पास। लेकिन फिर ये ज़्यादा, तब तक ये बहुत केस हर जगह फैल चुका था। मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बोर्ड है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, वो भी इसमें एक अहमद खां के साथ आ गया था, और ये केस खूब देश में फैल चुका था। तो ये सेंसिटिव केस था, तो इसे 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जजमेंट 1985 में आया, और 1985 में जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि हाई कोर्ट का डिसीजन बिल्कुल सही है, अहमद साहब को पैसे देने होंगे, और ये राशि 25 नहीं, ये हाई कोर्ट में भी इन्होंने यही बताया था, 179 रुपये बढ़ गई, 179 पर मंथ देनी होगी। साथ में एडिशन में इनको 10,000 रुपये देने होंगे, क्योंकि शाहबानों की जो तकलीफ़ हो, या कोर्ट आना जाना, कचहरी, इन सब की। अब इसके खिलाफ मोर्चा खुल गया। ज़्यादातर जो मुस्लिम रूढ़िवादी नेता थे, और जो ऑल इंडिया
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सब इन्होंने खोल दिया मोर्चा, कहने लगे कि इस जजमेंट को खारिज करना है। राजीव गांधी उस टाइम पीएम थे, उनकी कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री थे, उनके मुस्लिम एक मंत्री थे ज़ियाउर रहमान, और उन्होंने भी विरोध किया राजीव गांधी से, कहा कि आप ऐसा कोई लॉ लाइए, इस जजमेंट को खारिज करिए। राजीव गांधी प्रेशर में आ गए, उन पे पता नहीं उनको किसने सलाह दी, ऐसे युवा प्रधानमंत्री जो मॉडर्न एज की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं। एक थे आरिफ मोहम्मद साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ थे, वो चाह रहे थे कि अरे इसी बहाने को रिफॉर्म तो होगा हमारे समाज में। ये तो आरिफ मोहम्मद ये वही हैं आज जो केरला में गवर्नर हैं। तो इन्होंने इन्होंने आरिफ मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट के साथ दिया। कैबिनेट में जो ये थे ज़ियाउर रहमान, इन्होंने राजीव गांधी को भी कहा, इन्होंने राजीव गांधी से कहा इस डिसीजन को पलटने के लिए कोई लॉ लाइए। पता नहीं किसने सलाह दी राजीव गांधी को, कहने लगे कि उस टाइम आसाम वासाम का भी, पंजाब का भी बहुत चल रहा था, इंदिरा गांधी की इसी वजह से हत्या हुई थी। किसी ने बोला कि उधर से तो सब आपसे नाराज़ी हैं, अगर आपने इस पे भी कोई कदम नहीं लिया तो मुस्लिम भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, आप अगला इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे, आपके वोट बहुत कम हो जाएंगे। राजीव गांधी ने भी पता नहीं क्या सोच के ज़ियाउर रहमान का रास्ता चुना और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ एक एक्ट ले आए। उसी टाइम आरिफ मोहम्मद ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नमेंट ने एक्ट लाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट। नाम देखिए ऐसा लग रहा है मुस्लिमों की प्रोटेक्शन की बात हो रही है, जबकि उन्हीं के अधिकारों को ख़त्म करने की बात थी। उन्होंने इस लॉ में बस यही था कि सेक्शन 21-25 सीआरपीसी का मुस्लिम पे अप्लाई नहीं होगा, और भी कुछ प्रोविज़न थे पर मेनली ये था। ऐसा करके कह सकते हैं कि युवा प्रधानमंत्री जो इतनी मॉडर्न बातें करता है, उसने देश को 14th और 13th सेंचुरी में डाल दिया हो, ऐसा उन्होंने एक्ट ला के। मुस्लिम वोमेन को भी क्या पता, मुस्लिम मेल ने उन्हें यही बताया होगा कि धर्म पे खतरा था, हम लोगों ने केस लड़ा जीत गए, मतलब ऐसा एक्ट आ गया, वो लोग भी खुश हो गई होंगी, उन्हें क्या पता। और फिर ये एक्ट लाके इन्होंने ऐसा काम किया। ये शाह बानो बहुत ही एक गलत ब्लैक स्पॉट कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ये एक्ट ऐसा आया। फिर एक नूर सबा खातून केस आया था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट भी जान रहा था कि अब मॉडर्न इंडिया धीरे धीरे हो रहा है, ऐसे कानून नहीं चलने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट में मोड में भी था अगर ऐसे कानून आते तो उन पे प्रोग्रेसिव जजमेंट देंगे। तो नूर सबा खातून केस था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा देखिए महिलाओं के लिए तो आप जो कहते हैं कि मेहर की राशि दे दी, 3 महीने की इद्दत की अवधि तक पैसा दे दिया, वो तो आपका मान लेंगे, आपने तलाक दे दिया, लेकिन जो बच्चों की जिम्मेदारी है वो तो आपको उठानी पड़ेगी, और जीवन भर उठाएंगे, जीवन भर नहीं मतलब जब तक वो अडल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक तो आप उठाएंगे ही। तो सुप्रीम कोर्ट धीरे धीरे ऐसे सब मामलों में जजमेंट देने लगा। एक डैनियल लतीफ़ी का इंपॉर्टेंट केस आया, आप ये कह सकते हैं ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, इन्होंने मुस्लिम समाज के लिए जो केस उठाया था। ये डैनियल लतीफ़ी वही हैं जो ये शाह बानो के केस में शाह बानो की तरफ से जो वकील थे, डैनियल लतीफ़ी यही थे। इन्होंने कहा कि जो फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट लिखा होता है, मुस्लिम्स में लिखा होता है कि मेहर की राशि फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट होगा, और वो होता कितना 1,000 है, लेकिन ये फेयर एंड रीजनेबल तो नहीं है। एक्ट में भी बहुत जगह ये लिखा है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा इसकी आप सही एक्सप्लेनेशन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट ऐसा होगा कि हम पहले वोमेन के स्टेटस को देखेंगे कि वो कैसे रहती थी, हस्बैंड की इनकम को देखेंगे, तब हम अमाउंट डिसाइड करेंगे। आप अपने मन से कोई नहीं 1,000 रुपये बस दे सकते हैं, और अगर हस्बैंड एक बार में अमाउंट नहीं दे पा रहे तो हम उसकी इंस्टॉलमेंट बना देंगे, आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए अमाउंट। और फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट का आप जो है वो अमाउंट वो आपको पूरी लाइफ भर देना होगा उसको, वाइफ को। ऐसा नहीं है कि बस कि आपने छोटा सा 1,000 रुपये दे दिया बस बात ख़त्म। अगर आपका फेयर एंड रीजनेबल अमाउंट 1 लाख बन रहा है, हमने उनकी इसकी इंस्टॉलमेंट बना दी है, आप एक बार में नहीं दे सकते हैं, तो जीवन भर कुछ कुछ पैसा आप उसे भिजवाती रहिए वाइफ को, ऐसी उन्होंने बात कही। फिर एक छोटू पठान का केस आया। पठान के केस में छोटू पठान के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही कहा कि हम देख तो रही थी सुप्रीम कोर्ट कितनी गड़बड़ है लॉ में, तो ये सब सही चीज़ें करने की कोशिश कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तलाक हम तभी वैलिड मानेंगे जब बहुत सारे, ऐसा नहीं आपने 3 बार तलाक बोल दिया, जब बहुत कोई रास्ता ना बचा हो, एकदम सेपरेशन होने वाला हो तब तलाक हो, जब आप बड़े बुजुर्गों से सबको से कंसल्ट कर लें अच्छे तरह से, हर एक स्टेप आजमा लें कि तलाक रोका जा सके तब,
और ये जो एविडेंस होंगे रोकने के, ये हम चेक कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बस काज़ी के सामने आप बता दें कि हाँ कुछ नहीं बचा है, हमने एविडेंस दे दिया है कि अब हमें अलग होना ही है। ये आपको जुडिशरी को एविडेंस देना होगा, काज़ी को देने से काम नहीं चलेगा। ये छोटू पठान का केस था 2003 में। शायरा बानो का केस था, ये भी रिसेंट का 2014 में इसका जजमेंट केस था। ये उत्तराखंड की रहने वाली थी। ये उत्तराखंड की रहने वाली थी, इनके हस्बैंड थे रिजवान अहमद। तो इनमें मतलब डिस्प्यूट इनके बीच में हुआ और तलाक हो गया इनके बीच में। इन पे डोमेस्टिक वायलेंस का भी इन्होंने चार्ज लगाया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट में गई अंडर आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज होता है, आपके मूल अधिकारों को अगर हनन हुआ तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इन्होंने 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 जो 3 चीज़ों को लेके सुप्रीम कोर्ट में आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, फंडामेंटल राइट, निकाह हलाला और पॉलीगैमी। तो सुप्रीम कोर्ट ने, इनका मामला ट्रिपल तलाक से था तो उस पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, बाकी 2 को ड्रॉप कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला है 3-2 से आया। ये बहुत ही ये न्यूज़ में ये बहुत केस था। तो ये था इसमें इसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कर लिया था कि ये ना सोचे कि मेजोरिटी ने माइनॉरिटी के ऊपर हक जमा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज तो 5 थे, उसमें 1 हिंदू, 1 मुस्लिम, 1 सिख, ऐसे सब ले लिए। 3-2 से जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वही केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेंटर से कहा कि सेंटर एक लॉ पास करें। फिर सेंटर ने एक लॉ बनाया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट मैरिज एक्ट 2019। तब उस लॉ में जो ट्रिपल तलाक है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया। शुरू में लॉ पास नहीं हो रहा था 2019 के पहले, तो जो गवर्नमेंट थी ऑर्डिनेंस ला ला के इस लॉ को चला रही थी। कि 2019 में जब ये एनडीए गवर्नमेंट दोबारा ही ज़्यादा बहुमत से, तो इसने लॉ को पास करा लिया है। फिर अभी रिसेंटली समीना बेगम नाम की है, उनकी एक पिटीशन एक्सेप्ट कर ली है सुप्रीम कोर्ट ने निकाह हलाला को लेकर। लेकिन अभी वो कोविड-19 का चल रहा है, इसकी सुनवाई होने वाली थी लेकिन ये सब डिले हो गया। जब कोर्ट्स अच्छे से काम करना शुरू करेंगे तब ये भी न्यूज़ में आएगा काफ़ी। शबाना हाशमी का मामला आप देख लीजिए, ये 2014 का है। ये अडॉप्शन से रिलेटेड है कि शबाना हाशमी, देखिए हिंदू अडॉप्शन है इंटरनेशनल 1956 से, इसके अंदर कोई भी हिंदू जो है वो अडॉप्शन कर सकता है। तो शबाना हाशमी ने एक साल की बच्ची थी, उसको अडॉप्ट किया। लेकिन जब वो एडल्ट हुई तो उनको बाद में पता लगा कि हमारे धर्म में अडॉप्शन का स्कोप ही नहीं है, इस बच्ची पे मेरा हक ख़त्म हो चुका है। 18 साल की जब वो हो गई, मैं इसको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे सकती हूँ। तो उन्होंने केस किया सुप्रीम कोर्ट में। तो उन सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया कि एक जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2000 का है, जो हम लोगों ने अपने को पहले भी बताया है। इससे आप इससे आप जो है कि इस एक्ट के अंडर कोई भी जो किसी भी धर्म का हो, जात का हो, अडॉप्शन कर सकता है। तो शबाना हाशमी केस 2014 का था ये। अब एक ये तो थे माइनॉरिटी के लॉ। अब एक आता है ट्राइबल के लॉ। ट्राइबल में क्या होता है भाई, ट्राइबल सोसाइटी भी तो एक है ना, उस पर तो यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं ला सकते, कोई एक लॉ बना दे उस पर अप्लाई हो जाए। तो ट्राइबल सोसाइटी में जो आर्टिकल 371 ए है, आर्टिकल 371 ए है, ये नागालैंड के लिए है। ये 13 कॉन्स्टिट्यूशनल 1962 में आया था। आर्टिकल 371 एफ है, ये मिजोरम के लिए है। 371 है, मिजोरम 53rd कॉन्स्टिट्यूशन 1986 है। इसमें जो है, इसमें इन अमेंडमेंट के हिसाब से कि अगर पार्लियामेंट को कोई लॉ बनाती है इन 2 राज्यों के लिए, तो ये तभी पास होंगे जब उनके राज्य विधानसभा जो होंगी वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगी। और ये सॉरी 5th एंड 6th शेड्यूल है, यहाँ 5th एंड 6th होना चाहिए। और 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज़ में है, जो 10 नंबर्स में है, तो ट्राइबल एरियाज़ का भी जिक्र है उसमें। तो ये सब बातें उसमें लिखी हुई थी। और इसमें डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल भी हो सकती हैं, वो वहाँ पे एक तरह से जुडिशियल का काम करती हैं, साथ में उनके पास अपने सिविल राइट्स हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ट्राइबल लॉज को तो हम डायरेक्ट वो मेन स्ट्रीम से हमेशा से कटे रहे हैं, पहाड़ों में रहे, उनको हम अचानक से किसी एक प्रोग्रेसिव लॉ में कैसे ला सकते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर बनाएंगे तो उनका भी ध्यान रखना चाहिए। अब समझते हैं हमारे पास कौन कौन से अपने यूनिफॉर्म सिविल लॉज हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है हमारा 1956 का, ये तो काम करता ही है। इससे कोई भी कोर्ट मैरिज है, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, शादी कर सकता है।
अगर कोई हिंदू है तो देखिए, अगर स्पेशल मैरिज एक्ट से शादी होगी तो जो ज़मीन का वितरण होगा इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 से होगा। और अगर कोई हिंदू मैरिज करता है हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर 1956 से, तो उसका जो सक्सेशन का होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग होगा। एडॉप्शन के लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ही। देखिए कई सारे एक्ट कौन यूनिफॉर्मिटी है, लॉ ऐसे बने हुए, लेकिन फिर भी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में। कोर्ट मैरिज अपने यहाँ इतना नेगेटिव तरीके से देखते हैं कि आप पूछिए मत। कोर्ट मैरिज आप करने जाएंगे, वापस वापस आएंगे तो समाज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसी के धर्म में अंदर उसके रीति रिवाजों में ऐसी चीज़ें नहीं है। लॉ बने हुए लेकिन उसकी जानकारी भी चाहिए। और एक जगह लॉ जब सम्मिलित होंगे, कंपाइल होंगे, तो और अच्छे से उनकी पहचान बनेगी और अच्छे से चीज़ें होंगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि एक यूनिफॉर्म सबके जो अलग अलग लॉ है वो चलने दो, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए, उसमें सारे धर्मों के अलग अलग प्रावधान हैं, लेकिन बस उन प्रावधानों को आप हटा दीजिए जो भेदभाव करते हैं। जैसे मुस्लिम में निकाह हलाला का वो प्रोविज़न आप हटा दीजिए, ऐसा कर सकते हैं। एक आप बना सकते हैं कि केवल एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए और उसमें एक्सेप्शंस रख दीजिए कि हिंदूज़ में ये एक्सेप्शन है, अपना इस हिसाब से कर सकते हैं, मुस्लिम्स में ये एक्सेप्शन है। हाँ, बस भेदभाव करने वाले एक्सेप्शन आप उन्हें ना दीजिए। एक ये हो सकता है कि एक ही यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दीजिए कि एक ही है, किसी को ना कोई एक्सेप्शन मिलेगा, कुछ ना मिलेगा, ऐसा भी बन सकता है। तो जो बेहतर तरीका है मेरे ख्याल से वो होना चाहिए सेकंड और थर्ड ऑप्शन, कि आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाइए, उसमें सबके लॉ अलग अलग लिखा दीजिए, बस उसमें जो डिफरेंसेस करने वाले सबके लॉ हैं वो सब खत्म कर दीजिए, आप हटा दीजिए। या तो एक लॉ बना दीजिए और उसमें सबको एक्सेप्शन दे दीजिए कि हिंदू अपने इस तरह से शादी कर सकते हैं, मुस्लिम के यहाँ काजी से शादी होगी, ऐसे लॉ बन सकते हैं। तो यही यहाँ पे जो ये जितना था यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इतना था। काफ़ी बड़ा लेक्चर था, होप आपको अच्छा लगा होगा। इस चीज़ को समझिएगा क्योंकि आगे आने वाले 2-3 सालों में काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक रहने वाला है और आपको अगर इस पे जानकारी नहीं हुई तो आपको कोई भी गुमराह कर सकता है इस पे। सो थैंक्स अ लॉट।